हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सर आईबीसी की वीडियो डाल दो, आईबीसी की वीडियो डाल दो, आईबीसी की वीडियो डाल दो। सर कोशिश करूंगा। थोड़ी तबीयत बिगड़ी हुई है बट कोशिश करूंगा कि मैं 2 पार्ट में इसको डाल दूं। कोशिश करूंगा। अभी तो मैं एक पार्ट अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कल अर्ली मॉर्निंग तबीयत सही बात, मैं अर्ली मॉर्निंग की वीडियो डाल दूंगा। तो आपको कुछ हार्म नहीं होने वाला। आप एग्जाम टाइम इसको रिवाइज कर सकते हो, अपने जो भी कन्वेंट टाइम पे इसको रिवाइज कर सकते हो। कोशिश करूंगा वीडियो को लेस देन 2 आवर्स से पहले इसको खत्म कर देने का। इसमें पीपीआईआरपी मैंने करवाऊंगा। पीपीआईआरपी का मैंने अच्छा खासा चार्ट दिया हुआ है, बस उतना कर लेना सफिशिएंट है। बहुत लड्डू क्वेश्चन आने वाला है पीपीआरपी का, गारंटी मैं बोल सकता हूँ लड्डू क्वेश्चन आने वाला है। जब भी कुछ नया आता है लड्डू ही आता है। जैसे डेटा बैंक का लड्डू ही आया था, बट मेरे ऐसा बंदे वो अमेंडमेंट छोड़ के जाते हैं। बट आप ये गलती मत करना कि अमेंडमेंट छोड़ के जाना, ठीक है? चलो सर, सर स्टार्ट करें। सर नाउ स्टार्ट। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016? सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कोड क्यों हो रहा है। सर कोड इसलिए है ना, सर कोड इज जस्ट लाइक जहां बहुत सारे एक्ट मिलके बने हुए हैं। मान लो कंपटीशन एक्ट का कुछ दिक्कत है, भैया आईबीसी में आ जाओ। सरफाइजी का दिक्कत है, इधर आ जाओ। कंपनीज एक्ट का दिक्कत है तो इधर जाओ। सर कोड इज जस्ट लाइक अ बकेट है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या है सर, बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट है। तो बहुत जब एक्ट मिलके एक कोड बनता है, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे एक्ट मिलके क्या बनता है, एक कोड बनता है। सर चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सर क्या इसमें सिर्फ लिक्विडेशन की बात होगी? नहीं, पहले कंपनी को ताड़ा जाएगा फिर कंपनी को मारा जाएगा। एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक ने कहा कि पहले ताड़ेंगे फिर मारेंगे, ठीक है? तो अच्छी बात है, पहले कंपनी को ताड़ने का सिखाया जाएगा। अगर कंपनी नहीं तड़ी, कंपनी नहीं चली, फिर कंपनी को मारना सिखाएंगे। तो यहाँ पे ताड़ना मारना दोनों सिखाएंगे। तो हमको दोनों आना चाहिए, ताड़ना भी और मारना भी। सर ताड़ते कौन है? हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 10 साल के बाद इसका एग्जाम देते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, जो आईआरपी अपॉइंट होते हैं, सब पढ़ेंगे। वही क्या करते हैं, कंपनी को कोशिश करते हैं चलाने की। जो कंपनी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, खत्म होने वाली है, उसको चलाने की कोशिश करते हैं। चल गई तो बढ़िया बात, नहीं चली तो मार देंगे, लिक्विडेशन। तो पहले ताड़ा जाएगा, डेट इज नोन एज सीआईआरपी। चलो एक एक करके चलते हैं। सर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड आईबीबीआई, आईबीबीआई इसका बोर्ड होता है जो सब कुछ रेगुलेट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है समझाते हैं। सर देखो, आईबीबीआई के अंदर ये 3 चीज आया। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो क्या करता है, ये कंडक्ट एग्जामिनेशन करता है। जैसे आईसीएसआई हो गया, आईसीएआई हो गया, आईसीएमएआई हो गया। सर बहुत क्वेश्चन बन सकता है। 4 पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, तो याद रखना। आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो कि आईपी, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। सर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है, एक तरह का ये डेटा बैंक होता है। सर डेटा बैंक नहीं बोलना, अदरवाइज सेक्शन 150 को रिलेट कर जाएगा। एक तरह क्या होता है सर, एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन बैंक होता है। कौन कितना लोन लिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे मान लो किंगफिशर ने क्या किया है, एसबीआई से लोन लिया, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पे क्या होता है, ये सारे फिगर्स मेंटेन रहते हैं इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पे कि यहाँ किंगफिशर ने क्या हुआ था, एसबीआई से लोन लिया था, समथिंग 1000 करोड़ का लोन लिया था, ऐसा करके मेंटेन होता है यहाँ पे। तो 3 हमने देख लिया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती है जो कंडक्ट एग्जामिनेशन करती है, ठीक है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होता है। सर अभी आगे पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। कंफ्यूज मत हो जाना। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है, जस्ट लाइक ए बैंक होता है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, कौन किससे कितना लोन लिया हुआ है, ठीक है? एक जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, लोन का इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है ना, वो आरपी बनाता है फॉर रिजोल्यूशन प्लान के लिए। वो देखेंगे आखिरी में, इसलिए कंफ्यूज मत होना आईयू एंड आईएम में। सर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है? सर इस हर चैप्टर में ना अलग अलग एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। सर इस चैप्टर के लिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, इस चैप्टर के लिए फॉर कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज, एलएलपी एंड पर्सनल गारंटर्स। इसके लिए कौन है सर, मतलब किसके, कॉर्पोरेट डेटर के। कॉर्पोरेट डेटर क्या है, जिसपे आईबीसी होता है। मतलब कॉर्पोरेट डेटर इज जस्ट लाइक मतलब किसी, मतलब ऐसे समझाता हूँ। ये किंगफिशर है, ये मान लो एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक ने किंगफिशर को लोन दिया, इसने डिफॉल्ट किया, तो भैया ये कॉर्पोरेट डेटर होता है, ठीक है? डेटर होता है, कॉर्पोरेट डेटर होता है, ठीक है? तो इसके 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 ये हर कंपनी के, इसके पर्सनल गारंटर, ये एलएलपी, सबका एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है, एनसीएलटी। एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट, मतलब दोनों होता है। एनसीएलटी होता है, ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल पे ही आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, ट्रिब्यूनल ही आपका एप्लीकेशन सुनेगा और ट्रिब्यूनल ही आपका आगे रेक्टिफिकेशन करेगा। तो कंपनीज ये सब के लिए होता है। इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये अभी आपको ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल समझ लो। कॉर्पोरेट कंपनी के लिए हमारा एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है, एनसीएलटी। सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, सर ये कोड कहाँ कहाँ लगता है, किस किस को लगता है? एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट। जो भी कंपनीज कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट, सही चल रहा है ना? जो भी कंपनीज कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, उस सबको ये क्या लगेगा, ये एक्ट लगेगा। चाहे भैया वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्यों ना हो, सबको ये एक्ट लगने वाला है। अदर कंपनी गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट। सर अदर कंपनी गवर्नमेंट स्पेशल, मतलब आईआरडीआई एक्ट हो गया, कोई भी एक्ट अगर कंपनी बन रही है, वो कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी, वो भी स्पेशल एक्ट से कोई बन रही है, उस पर भी लगेगा। आगे जाके फाइनेंशियल सर्विस का पॉइंट है, वो देखेंगे।
सर एलएलपी, अंडर एलएलपी एक्ट के तहत अगर एलएलपी बनी है तो वो भी देखेंगे, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट एज नोटिफाइड बाय सीजी, अगर बाद में आगे जाके सीजी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाइड करती है तो वो भी फिर नोटिफाइड करके देखेंगे, नीचे नोटिफाइड कुछ हुआ है देखते हैं अभी हम। पर्सनल गारंटर, सर पर्सनल गारंटर क्या हुआ सर, किंगफिशर के लिए विजय माल्या, ठीक है, और टाटा के लिए रतन टाटा जी, तो ऐसे करके पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, जो कॉर्पोरेट डेटा होता है ना, जो लोन लिया रहता है, इसके पर्सनल गारंटर पे भी क्या होता है, ये एक्ट लग जाएगा, मतलब इसके पर्सनल गारंटर पे भी आईबीसी लगा सकते हो, अगर इसने डिफॉल्ट किया तो आईबीसी जा सकता है। जैसे नॉर्मल समझ लो जियो के लिए अंबानी जी, टाटा के लिए रतन टाटा जी, एंड किंगफिशर के लिए और माल्या जी, ठीक है। पार्टनर प्रोप्राइटरशिप फर्म इस पे भी हो सकता है और इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हमने देखा कि डीआईटी होता है, और इसके लिए कौन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होता है, यहाँ पे हमारा ट्राइब्यूनल होता है, जो भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं ट्राइब्यूनल पे, ठीक है। अभी सब देखेंगे एक एक करके, तो यहाँ तक नॉर्मल सब कुछ है। 4 पिलर्स होते हैं, एक सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, एजेंसीज क्या करती है, ये कंडक्ट एग्जामिनेशन ये सारे काम करती है, जो कि आईसीएसआई आईसीएआई हमारी एजेंसी है, सब रेगुलेट कौन करता है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, बोर्ड, ठीक है। यही सर क्या होता है, रजिस्टर वैल्यूर का अपॉइंटमेंट यही इधर ही होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गया, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी हो गया, जहाँ पे सारा डेटा बैंक होता है फाइनेंशियल लोन का। सब सही नहीं है पर पूरा ट्राई करो सर। वीडियो अगर देख रहे हो यहाँ तक पहुंचो तो नीचे लाइक करके ना, कमेंट करके सर, पूरा हिम्मत लगा रहा हूँ, पूरा ट्राई मार रहा हूँ कि कोशिश करूंगा 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड, और स्पेशली डेडिकेटेड दिस वीडियो टू पंजाब जो वाले स्टूडेंट सर, बहुत मैसेज आया उनका भी, और मेरे होम टाउन वाले मैसेज जिनका आया था, सर ये वीडियो आपको डेडिकेट, स्पेशली डेडिकेट, ठीक है। चलो सर डेडिकेट तो सबको पढ़ेंगे सबके यार अपन, चलो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड टू फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर, पहले क्या था ना, यहाँ पे फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर को है ना यहाँ पे हटा दिया गया था, बोला था फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर इसलिए बैंक होता है ना, अगर बैंक ने किसी का लोन लिया उसने डिफॉल्ट किया तो बैंक पे आईआरपी नहीं हो सकता था, आईबीसी नहीं हो सकता था बैंक अगर डिफॉल्ट करता है तो। बट बाद में इसको सर्विस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को भी लाया गया। तो एज पर सेक्शन, एक सेकेंड, ठीक है, एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, कॉर्पोरेट पर्सन डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। जो कॉर्पोरेट पर्सन था ना, कॉर्पोरेट डेटर पर्सन, उसमें क्या हुआ, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं इंक्लूड होगा, जस्ट लाइक ए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, एसीआर, एमएफ, सीआईसी के ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। हाउएवर as per section 227 CG has power to notify financial service provider to whom IBC may be applicable, मतलब सीजी को पावर इतना दिया गया कि आगे जाके आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, बैंक बैंक, उसको आप आईबीसी एप्लीकेबल करवा सकते हो। सपोज ये एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, लोन लिया, सपोज किसी से लोन लिया और एचडीएफसी बैंक ने डिफॉल्ट किया, तो एचडीएफसी बैंक पे आईबीसी नहीं लगेगा, ठीक है। बट सीजी के पास पावर दिया गया है कि आगे जाके आप किसी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे आईबीसी लागू करवा सकते हो। सीजी वाइड नोटिफिकेशन, अब सीजी ने भैया पावर दिया, सीजी शांत तो नहीं बैठने वाली है, अब भैया सीजी ने नोटिफिकेशन ला दिया। तो मैं आपको एक चीज अच्छा बताता हूँ, पेपर नंबर 6D से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया था और मेरे को ये आइडिया याद था, बहुत सारे बच्चों के गलत हुए थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के गलत हुए थे क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए थे वो। तो देखो सीजी ने क्या किया, नोटिफिकेशन लाया और सीजी ने क्या किया, आईबीसी एप्लीकेबल करवा दिया, एनबीएफसी। तो केस स्टडी में घुमा के देगा, आपको पता ही चलेगा, वापस वर्ड लिख देगा कि एनबीएफसी ने ऐसे ऐसे लोन लिया, उसने डिफॉल्ट किया। तो भैया एनबीएफसी ने लोन लिया तो एनबीएफसी पे भी आईबीसी लग चुका है, सीजी ने नोटिफाइड कर दिया है एनबीएफसी पे। अब सुनो, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आ चुका है, लेकिन हर एनबीएफसी नहीं, देखो नॉर्मल एनबीएफसी पे तो लग चुका है, बट एनबीएफसी पे लग चुका है तो हर एनबीएफसी पे नहीं लगा है। वही एनबीएफसी जिसका एसेट साइज, सर एसेट साइज मतलब देखो टोटल एसेट साइज, भैया देखो यहाँ पे एसेट मतलब फिक्स एसेट्स, करंट एसेट नहीं है, टोटल एसेट साइज, टोटल एसेट साइज अगर इक्वल देन या मोर देन 500 करोड़, सर 500 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पेपर नंबर 4 में जलवा नहीं दिखा इसका भी, पेपर नंबर 6D में दिखा चुका है, तो चांसेस होते हैं 6D में दिख चुका है तो पेपर नंबर 4 में भी दिखने वाला है, तो मेरा वर्डिंग याद रखना, क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है यहाँ पे। तो जिस एनबीएफसी का 500 करोड़ लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट, मतलब 31 मार्च 2020, उसमें 500 करोड़ का एसेट साइज है या उससे ज्यादा है, उस पर भी आईएफसी इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 लगेगा। मतलब अगर मैं क्रक्स में बोलूं, अगर ये मान लो बैंक नहीं है, ये एक एनबीएफसी है, क्या इस पे आईबीसी लगेगा? अभी नहीं सर, अभी अब नहीं, फर्स्ट स्टेप पहले एनबीएफसी, चलो एक स्टेप क्लियर, देखेंगे क्या इसका एसेट साइज, क्या है इसका लास्ट एसेट साइज, मान लो लास्ट ईयर में 480 करोड़ है तो नहीं लगेगा इस पे। सब मान लो 500 करोड़ है तो यस इस पे लग जाएगा, तो याद रखना इस पे लग जाएगा, ठीक है, भले वो सर्विस प्रोवाइडर है, सीजी ने नोटिफाई कर दिया, इस पे लग जाएगा। चलो सर सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशंस, नॉर्मल है, चैप्टर पढ़ते रहेंगे, डेफिनेशंस देख लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, ऑपरेशन क्रिएटर क्या होता है, सब एक एक करके हम आगे हम ऑडिट देख लेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 4, सारा मैं बोलूँ तो जान तो यही है सर, असली में तो यही होता है एप्लीकेबिलिटी आईबीसी का। सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट सुनो सर, अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, डिफॉल्ट। सर देखो
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना 1 करोड़ 1 लाख, तो वो देख के घूम मत जाना सर, डिफॉल्ट होना चाहिए। भले वो सामने वाले बंदे ने, मान लो इसने इसको पैसा दिया, अगर जब तक इसने डिफॉल्ट नहीं किया ना तब तक आईबीसी नहीं लगेगा। तो सर डिफॉल्ट होना मैंडेटरी है सर। मतलब मान लो कि मैंने किसी से पैसा लिया, मान लो मैंने फ्रेंड से लिया 1 करोड़ रुपया, ठीक है, मैंने फ्रेंड को बोला कि मैं तेरे को 1 मई को दे दूंगा, फ्रेंड को पास गया, पता चला फ्रेंड को मैंने 1 मई को दिया नहीं, तो यस ये डिफॉल्ट हो गया। मैंने नहीं दिया ना जिस दिन ड्यू डेट पे, डिफॉल्ट हुआ। बट मैं 1 करोड़ लेके रखा हुआ एग्जाम में, आपको 1 करोड़ दे दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि आईबीसी लग जाएगा, नहीं। डिफॉल्ट होना जरूरी है, सामने वाला जो कॉर्पोरेट डेटर है ना उसको डिफॉल्ट करना होगा। डिफॉल्ट हो गया तो डिफॉल्ट कितना अमाउंट सर, मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपए चाहिए। मतलब पहले, ये पहले था, कोरोना से पहले क्या था कि 1 लाख रुपया डिफॉल्ट होता था, तब आईबीसी लेके जा सकते हैं। मतलब सर इजी मैं समझाऊं तो, इस बंदे ने किसी कंपनी को लोन दिया और इस लोन का अमाउंट मान लो 1,50,000 भी है ना, अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया ना, मतलब चुकाने में लोन दिक्कत दे दिया ना, तो भैया आराम से ये क्या जा सकता था, आईबीसी में जा सकता था। सोचो जो 1 लाख रुपए कितना नॉमिनल अमाउंट है। 1 लाख तो आप भी अभी जाके दे सकते हो अपने स्टाइपेंड बचा के, 1.5 महीने 1.5 साल की 1.5 महीने बोल रहा हूँ, 1.5 साल की स्टाइपेंड बचा के अब है ना, आगे लोन दे सकते हो। आपका डिफॉल्ट हो गया, जाओ आईबीसी लड़ो, थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेना कैसे क्या होता है। 1.5 साल सही बोला मैंने, ठीक है यार, तुम लोग बिग फोर्स वाले हो, ठीक है। अब देखो, अब ये याद रखना, ये 1 लाख है ना सर, साइड रख दो उसको, 1 लाख कर दो साइड। अब उसमें लिखा था सीजी में प्रोवाइड फॉर हायर अमाउंट, सीजी प्रोवाइड हायर अमाउंट, तो हायर अमाउंट सीजी ने प्रेस्क्राइब कर दिया। अब बोला कि 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। सर 1 लाख पे तो कोई भी मुंह दिखा के आ जाता था, भैया मेरा डिफॉल्ट हो गया, नहीं, अब सीजी ने बोल दिया, भैया प्रेस्क्राइब कर दिया सीजी ने, अब अगर आईबीसी जाना है तो डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए सर, 1 करोड़। सर 99 लाख का डिफॉल्ट है, आप आईबीसी नहीं जा सकते हैं। तो अब 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोरोना के बाद से। तो नॉर्मल बात है, अब अगर कोई भी एप्लीकेशन जा रहा है, क्वेश्चन में याद रखना 95 लाख दिया हुआ तो आईबीसी नहीं होगा, 1 करोड़ होगा तो होगा, 1 करोड़ 1 लाख रुपया होगा तो होगा, 1 करोड़ 1 रुपया भी होगा तो आईबीसी होगा। सेक्शन नंबर 5 डेफिनेशंस आगे देखते रहेंगे, ठीक है। अब सर बात आता है सेक्शन नंबर 6, पर्सन हु में इनिशिएट। सर इनिशिएट मतलब क्या होता है सर, इनिशिएट मतलब होता है फाइलिंग एन एप्लीकेशन। मतलब कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कौन इनिशिएट कर सकता है, क्या, सीआईआरपी। सर सीआईआरपी एंड इन लिक्विडेशन में क्या अंतर है सर, सीआईआरपी में क्या होता है ना, हम कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं, मतलब कंपनी अभी बहुत, हमारा डेट जो हमने लोन लिया था कंपनी नहीं चुका पा रही है, तो कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा डूबी हुई है। तो सीआईआरपी में क्या होता है ना, हम कंपनी को तारते हैं। अब सीआईआरपी नहीं हो पाता ना सही से, फिर लिक्विडेशन आगे पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 30 के बाद सीरीज पढ़ेंगे, वहां पे लिक्विडेशन कंपनी को मारते हैं, ठीक है। लिक्विडेशन मारना, सीआईआरपी तारना, ठीक है। चलो सर कौन कौन कर सकता है, देखो मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं कि आईबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट है सर सेक्शन 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपको आ गया ना, 5 भी इंपॉर्टेंट, 4 भी इंपॉर्टेंट, जो हमने देखा 1 करोड़ डिफॉल्ट, तो इस बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब पर्सन, कौन कौन पर्सन इनिशिएट कर सकते हैं आईआरपी, सर फाइनेंशियल क्रिएटर। सर हु इज फाइनेंशियल क्रिएटर, सिंपल बात है, जो लोन वोन देके काम करे, जो मनी में काम करे। सपोज फाइनेंशियल क्रिएटर, सुनो, फाइनेंशियल क्रिएटर मींस एनी पर्सन हु में फाइनेंशियल डेट। सर फाइनेंशियल डेट बोलूं मैं आराम से, मॉनेटरी वाला, ठीक है, पैसा, अब पैसा, सॉरी मौका, मौका, फाइनेंशियल डेट ओन्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन टू हुम सच डेट हैज बीन लीगली असाइन्ड और ट्रांसफर्ड टू, ठीक है। नॉर्मल बताओ फाइनेंशियल क्रिएटर्स क्या होते हैं, देखो 3 टाइप के इसमें लोग मिलेंगे आपको, फाइनेंशियल क्रिएटर्स, ऑपरेशनल क्रिएटर्स, खुद कॉर्पोरेट डेटर। तो फाइनेंशियल क्रिएटर क्या हो गया भैया, सिंपल सी बात है, कंपनी का, मान लो कंपनी है ये, और ये बंदा है, इसने कंपनी को 30 लाख रुपीस लोन दिया, मतलब पैसे में दिया, फाइनेंशियल डेट दिया, बैंक ट्रांसफर किया, कैसे भी किया, बट पैसे में दिया, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्रिएटर वो होता है, ये भी इनिशिएट कर सकता है, और असली जान तो फाइनेंशियल क्रिएटर ही होता है। फाइनेंशियल क्रिएटर को सारे प्रिविलेज मिलते हैं इस चैप्टर में। सर हु इज ऑपरेशनल क्रिएटर, सर एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय, मान लो आपने किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का पैसा बचा लिया कंपनी ने, और एम्प्लॉय का पैसा 1 करोड़ डिफॉल्ट हो गया, तो एम्प्लॉय भी जा सकता है आपके साथ, तो वो ऑपरेशनल क्रिएटर में जाएगा। या मान लो आप, ये बंदा है, इसने आपको कंपनी को गुड्स दिया, क्या दिया, गुड्स या सर्विस, जो भी दिया, गुड सर्विस दिया, और आपको क्रेडिट में दिया, और इसके अमाउंट की वैल्यू गुड्स थी 2 करोड़ रुपया, और आप इसने, आपने यूज गुड्स को यूज कर लिया, आप इसको पैसा नहीं दे रहे हो, तो क्या आपने, इसने आपको डायरेक्ट पैसा दिया था 2 करोड़ रुपया, नहीं, इसने आपको गुड्स के फॉर्म में दिया। देखो यहाँ पे फॉर्म चेंज होता है, फाइनेंशियल ऑपरेशन क्रिएटर में क्या होता है ना, फॉर्म चेंज होता है, या तो एक सर्विस में दे रहा है, ऊपर से आप पैसा दे रहे हो, या तो गुड्स दे रहा है, पैसा दे रहे हो। फाइनेंशियल क्रिएटर में क्या होता है, वो पैसा दे रहा है, आपको भी पैसा ही देना है, ठीक है। तो ऑपरेशन क्रिएटर क्या होता है, एक गुड्स फॉर्म में जा रहा है, देखो जा रहा है गुड्स फॉर्म में, आ रहा है पैसे के फॉर्म में। फाइनेंशियल क्रिएटर क्या होता है, जा रहा है पैसे के फॉर्म में, आ भी रहा है पैसे के फॉर्म में। तो जहां मॉनेटरी होता है फाइनेंशियल क्रिएटर, जहां पे ऑपरेशन क्रिएटर में क्या होता है, इंप्लॉय का डिफॉल्ट हो गया, या मान लो गुड्स का डिफॉल्ट हो गया, वो ऑपरेशन क्रिएटर में आते हैं। सब कॉर्पोरेट डेटर क्या हुआ सर, खुद, आप खुद अपने पेट में ना छोड़ी मार रहे हो कि भैया मेरे को ना कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कराना है, मैंने किसी का डिफॉल्ट किया है, सपोज ये मिस्टर राज थे, इसको कंपनी कंपनी ने इससे क्या लिया, 2 करोड़ का लोन लिया, अब कंपनी ने खुद डिफॉल्ट कर दिया, अब कंपनी को पता है कंपनी डिफॉल्ट कर दिया, अब कंपनी वेट तो नहीं करेगी मिस्टर राज आईबीसी में जाएंगे, कंपनी खुद जा रही है।
तो भैया खुद भी तुम जा सकते हो, 3 लोग जा सकते हैं। फाइनेंशियल क्रिएटर, ऑपरेशनल, सब देखो थोड़ा डीप में जा रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल क्रिएटर, ऑपरेशनल क्रिएटर और खुद कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। सर इनिशिएशन ऑफ सीआईपी बाय फाइनेंशियल क्रिएटर। सर फाइनेंशियल क्रिएटर कौन होता है? पैसा जो पैसा में राइट डील करता है वो फाइनेंशियल क्रिएटर होता है। सुनो, फाइनेंशियल डेटर, क्या बोला? फाइनेंशियल डेटर इटसेल्फ और ज्वाइंटली और विथ अदर फाइनेंशियल क्रिएटर्स, सॉरी क्रिएटर्स होगा, ठीक है, पर्सन नोटिफाइड बाय सीजी। देखो या तो तुम अकेले, जैसे मान लो इसने कंपनी में लोन दिया 25 लाख का, इसने भी कंपनी को लोन दिया 25 लाख का, इसने भी कंपनी को लोन दिया 25 लाख का, इसने भी कंपनी को लोन दिया 25 लाख का, ठीक है। तो तुम खुद से अकेले, तुम अकेले चले जाओ, सबके बिहाफ में जा सकते हो, या ज्वाइंटली तुम सब मिलके जाओ 1 करोड़ का डिफॉल्ट लेके। डिफॉल्ट तो 1 करोड़ का हुआ है पूरा, तुम अकेले भी जा सकते हो, तुम सबके साथ भी जा सकते हो, या अदर फाइनेंशियल क्रिएटर पर्सन जो सीजी नोटिफाई करे उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। सुनो, एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर क्या हुआ? जिस कंपनी डिफॉल्ट किया, जैसे मान लो किंगफिशर डिफॉल्ट के, कहीं से सब जाकर रखना, किंगफिशर ने डिफॉल्ट किया, उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, भैया किंगफिशर ने हमारा पैसा नहीं दिया। कहां एप्लीकेशन फाइल होता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो फाइनेंशियल डेटर चाहे तो खुद, चाहे तो ज्वाइंटली, चाहे तो सीजी जो पर्सन नोटिफाई करे उसके साथ आप जा सकते हो। किसके खिलाफ? कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ। सर कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? जिसने आपका पैसा पचाया। कहाँ जा रहे हो एप्लीकेशन लेके? कहाँ रोने जा रहे हो? नॉक नॉक सर, रोने कहाँ जा रहे हो? नोने जा रहे हो? हमारा नॉक नॉक, दरवाजा खोला, देखा आप एनसीएलटी था वहां पे, तो रोने कहाँ जा रहे हो? एनसीएलटी, जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है कॉर्पोरेट और एलएलपी के लिए, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो सर, फाइनेंशियल क्रिएटर के बिहाफ पे यहाँ नॉर्मल कुछ नहीं है। फाइनेंशियल क्रिएटर आप खुद नहीं जा सकते, आप खुद भी जा सकता है, या फाइनेंशियल क्रिएटर के बिहाफ पे, हाँ लिख सकते हैं, सही है यार, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन आर नोटिफाइड बाय सीजी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि आप फाइनेंशियल खुद जा सकते हो, ज्वाइंटली जा सकते हो, विद अदर फाइनेंशियल क्रिएटर्स के साथ जा सकते हो, या मान लो जो भी पर्सन नोटिफाई करे सीजी उसके साथ भी जा सकते हो। तो पर्सन नोटिफाई कर दिया, सीजी ने नोटिफाई कर दिया, और किन लोगों के साथ जा सकते हो? सर गार्जियन, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रिएटर, इंक्लूडिंग डिवेंचर ट्रस्टी। सर डिवेंचर ट्रस्टी कैसे आ गया? सर सुनो, कंपनी ने क्या किया, इन दोनों को 1-1 लाख क्या किया, डिवेंचर्स इशू किया, दोनों को 1-1 लाख ईच। इन दोनों ने क्या किया? टोटल 20 करोड़ रुपया दिया। अब मान लो डिवेंचर ट्रस्टी आता है। सर डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है? जो भाई देखता है कि इनका, अब मान लो कंपनी ने इनको पैसा दिया ना, तो कंपनी ने क्या किया? एज अ सिक्योरिटी, एज अ प्रॉपर्टी अपना क्या किया? सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे डाला। तो डिवेंचर ट्रस्टी आके देखता है ना, ये देखभाल करता है इनके लिए एंट्री इंटरेस्ट में, कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा नहीं हो कंपनी ने क्या किया, प्रॉपर्टी रखा कि भाई प्रॉपर्टी बाद में बेच ना दे, इसलिए डिवेंचर ट्रस्टी होता है कंपनी को डिफॉल्ट करने पे कुछ प्रॉपर्टी बेच ना दे। तो यही सारा देखभाल करता है कंपनी का और कंपनी के डिवेंचर्स होल्डर्स का। तो अगर डिवेंचर होल्डर का तुमने डिफॉल्ट किया ना, तो डिवेंचर ट्रस्टी भी आके आपके बिहाफ में कंप्लेंट आ सकता है, जो भी फाइनेंशियल क्रिएटर। तो डिवेंचर होल्डर्स भी आपका फाइनेंशियल क्रिएटर ही होता है, क्योंकि आपको वो पैसा देता है। पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय बीओडी, जो भी बीओडी आपके कंपनी ऑथराइज कर दे उसके द्वारा। सुनो, default includes a default in respect of financial debt owed not only to the applicant but only to the any other financial creditor of the corporate debtor। सर ये क्या? सुनो, बताओ, सुनो सर, एक्सिस बैंक का डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, समझ जाओ, इसका ये उसका उसका पैसा, एक्सिस बैंक का पैसा नहीं आया, तो आईसीआईसीआई उसके बदले जा सकता है, ठीक है, उसके बदले जा सकता है कहाँ? एनसीएलटी पास एप्लीकेशन फाइल करनी, ठीक है। अब देखो सेक्शन में 7 में आपसे पूछेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना। नॉर्मल देख लिया कि फाइनेंशियल डेट जा सकता है कहाँ कहाँ, यहाँ नोटिफाई कर दिया सीजी ने कि गार्जियन जा सकता है, कोई मान लो माइनर होगा उसका गार्जियन जा सकता है, एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर जा सकता है, ट्रस्टी जा सकता है, डिवेंचर इंक्लूडिंग डिवेंचर ट्रस्टी जो कि डिवेंचर होल्डर का ध्यान रखता है, तो भैया ध्यान रखता है तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन भी फाइल कर सकता है डिवेंचर ट्रस्टी, या जो भी बीओडी ऑथराइज करे कंपनी का वो जा सकता है। डिफॉल्ट इंक्लूड्स डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेटर ओन नॉट ओनली टू एप्लीकेंट। जरूरी नहीं है कि उस एप्लीकेंट का डिफॉल्ट, जैसे एक्सिस बैंक का डिफॉल्ट वाला जरूरी नहीं है एक्सिस बैंक ही जा सकता है, उसके बदला भी उसका पैसा नहीं है तो आईसीआईसीआई बैंक भी उसके डिफॉल्ट में जा सकता है। भैया चुल मचिए जाओ, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 7 में पूछ सकता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एनेक्स्ट करने हैं। सुनो,
रिकॉर्ड्स और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट विथ आयु। सर व्हाट इज आयु? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। मैंने पढ़ाया तो ऊपर। सर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या आता है? यहाँ पे सारे लोन वाले जो अमाउंट होते हैं ना, किस किस कंपनी ने किसको कितना लोन दिया, यहाँ पे सब लोन का अमाउंट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जाता है। तो आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पास है ना, रिकॉर्ड मेंटेन होगा। जैसे किंगफिशर का ना रिकॉर्ड मेंटेन होगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी साथ। तो जिस भी बैंक का डिफॉल्ट हुआ ना, बैंक इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या करो, इन्फॉर्मेशन निकाल लो किंगफिशर रिगार्डिंग क्या, हाँ आपने लोन दिया था किंगफिशर को, एक्चुअली में लोन दिया था, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से वो डीड निकाल के सबमिट करना, साथ में डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करना है आपको। नेम ऑफ द प्रपोज आईटी, सब बहुत इंपॉर्टेंट, सब मैंडेटरीली लिख लेना, मैंडेटरीली। ठीक है सर, आपको अपना प्रपोज आईआरपी का नाम मैंडेटरी देना। मान लो कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, जैसे मान लो सपोज मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ, मैंने रिलायंस को ना मान लो 2 करोड़ रुपए लोन दिया, रिलायंस मैंने डिफॉल्ट कर दिया। अब मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ, जो मैंने ऊपर पढ़ा था फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ। तो मैं अगर जा रहा हूँ ना, तो मैंने आयु से लेके जाऊंगा। आयु क्या होता है? एक उसमें अंदर सारे लोन्स का है ना डिटेल होता है। मैंने आयु से निकाला, उसमें लिखा हुआ है कि यस मिस्टर साहिल जी ने ना रिलायंस को 2 करोड़ का लोन दिया था। एक तो कंप्लीट हो गया एविडेंस। दूसरा क्या है? मिस्टर साहिल जी को अपना आईआरपी लेके जाना। बस आईआरपी कौन सा? मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, ये सब लोग क्या होते हैं एग्जाम में पास करते हैं, आईआरपी अपॉइंट होते हैं। बहुत अच्छा इसमें जॉब बनेगा, बहुत अच्छा आपको ये भी है। ठीक है, तो आईआरपी अपॉइंट होगा, आपको अपना आईआरपी का नाम देना है। जैसे मान लो मिस्टर साहिल ने नाम दिया मिस्टर राज का, तो सब मैंडेटरीली, ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल डेटा आईआरपी का नाम नहीं, सब मैंडेटरीली आईआरपी का नाम देना चाहिए। और अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड, जो भी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड है तो वो सब करना पड़ेगा। सपोज कुछ आपको एफिडेविट ये सब लगाना पड़े, पावर अटर्नी ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, A to ascertain default within 14 days based on record and evidence। सुनो, A to ascertain default within 14 days। मान लो आप गए एनसीएलटी के पास, एप्लीकेशन डाला, एनसीएलटी 14 दिन के अंदर आपको क्या बोलेगा, हाँ या ना देगा। ठीक है, तो एसर्टेन जो भी होगा ना, एनसीएलटी आपको क्या करेगा, 14 दिन के अंदर आपको रिकॉर्ड एविडेंस देके आपको बताएगा सब कुछ कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर लिया तो बताएगा। ठीक है, सुनो, एडमिट अपीयरेंस विद, अब इसको शॉर्ट करते हैं। डिफॉल्ट होना चाहिए, डिफॉल्ट मैंडेटरी है, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो कि उसने आपको पैसा दे दिया डिफॉल्ट ही नहीं हुआ, भैया डिफॉल्ट होना चाहिए। प्लस एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए। एप्लीकेशन कंप्लीट मतलब सर, एप्लीकेशन कंप्लीट मतलब क्या बोल रहा है, आपने आईआरपी का नाम देना होना चाहिए। ठीक है, और आपका क्या होना चाहिए, आयु से आपने इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से जाना चाहिए। मान लो और भी अदर इन्फॉर्मेशन है, सबके साथ देना चाहिए। अब आपने जिस आईआरपी का नाम दिया ना मिस्टर राज, ये देखो इस ऊपर वाले का क्रक्स है। ठीक है, डिफॉल्ट मैंडेट सब में प्लस है। सर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो नो आईआरपी, नो आईबीसी। सर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो नो आईबीसी। सर पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसेस अगेंस्ट प्रपोज आईआरपी, मतलब आपने जो आईआरपी का नाम दिया ना मिस्टर राज, सर इस पे ऐसा नहीं हो कि इस पे मर्डर का केस चल रहा हो, ये पता चला अनसाउंड माइंड हो या इंसॉल्वेंट टाइप हो, अदर प्रोसीडिंग्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रहा हो, मर्डर वर्डर चल रहा हो, इसने बहुत बड़ा कांड कर रखा हो, 447 में फ्रॉड कर रखा हो, तो नहीं। राज जी जो है ना एकदम साफ सुथरे आदमी होने चाहिए, अदरवाइज आईबीसी रुक सकता है आपका। ठीक है, कम्युनिकेट ऑर्डर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड सीडी विद इन 7 डेज। सुनो, विद इन 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, समझाता हूँ फिर। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहले क्या डिफॉल्ट होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए। आईआरपी से, आईआरपी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पर्सनल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आईआरपी कन्वर्ट होकर आरपी बन जाता है। तो बहुत सारी चीज देखेंगे अभी। ठीक है, अब सुनो, हमने क्या, मैं इसको ऊपर लेकर समझाता हूँ। हमने क्या किया, ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन डाला, ट्रिब्यूनल ने 7 दिन के अंदर बताया, कुछ भी दिक्कत है तो हमें बताया, और हमने 7 दिन के अंदर उसको क्या क्या रेक्टिफाई किया। तो यही चीज है। ठीक है, तो जो भी आपके पास लास्ट में ऑर्डर आता है ना, मान लो ट्रिब्यूनल ने बाद में आके हाँ बोल दिया, यस कर दिया, तो इस ऑर्डर को आपको बताना पड़ता है फाइनेंशियल क्रेडिटर को और ऑपरेशनल डेटर को कि हाँ ट्रिब्यूनल ने हाँ बोल दिया। ठीक है, कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑर्डर को, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कम्युनिकेट करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो भी जिसने भी अपने में से, मैं मेरे साथ डिफॉल्ट हुआ तो मेरे को, और कॉर्पोरेट डेटर को। सुनो, आपने एप्लीकेशन डाला ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, इफ ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, ठीक है, इफ आइदर ऑफ द अबव नॉट सेटिस्फाइड, ऊपर वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आल्सो वांट टू फाइनेंशियल क्रेडिटर विद इन, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल क्रेडिटर 7 डेज। मान लो ट्रिब्यूनल ने क्या क्या रिजेक्ट कर दिया, तो आपको 7 दिन के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को। ट्रिब्यूनल ने 7 दिन के अंदर कम्युनिकेट कर दिया एप्लीकेशन रिसीव से, अगर कोई भी कंडीशन में सेटिस्फाइड हुआ तो। अब यहां से ये बंदा क्या करेगा, 7 दिन के अंदर उसको रेक्टिफाई करेगा। मान लो कुछ पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थे, या मान लो कुछ भी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं था, आयु से नहीं था, या मान लो कुछ भी ऐसा चीज नहीं था, तो ये 7 दिन के अंदर क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। फिर ट्रिब्यूनल को फिर वापस देगा, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई करेगा, तब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एफसी को और कॉर्पोरेट डेटर दोनों को इंटीमेट कर देगा। ठीक है, अब सर सेक्शन नंबर 8, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। सर ये मोस्टली कौन होते हैं, सर ये मोस्टली होते हैं कंपनी के एम्प्लॉय, या मान लो जो गुड्स में डील करते हैं, गुड्स वाले जो क्रेडिटर वेटर होते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल लोग नहीं होते, गुड्स वाले जो जो गुड्स में, क्रेडिट में गुड्स देते हैं। सर यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 लगता है इनको। ठीक है, 9 में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बट याद रखना यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हमेशा बनता है
कि 9 में ये एप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं लिखने आते हैं। सबसे पहले आपको है ना, जो गुड्स वाले लोग हैं ना, उनको बोलता है कि सबसे पहले अपने है ना कॉर्पोरेट डेटर से पूछो, कॉर्पोरेट डेटर से पूछो, पहले कॉर्पोरेट डेटर को एक मौका दो, डायरेक्ट डिफॉल्ट हुआ ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो वही बोला है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले एक डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा। सर क्वेश्चन में देखना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को कोई डिमांड नोटिस नहीं भेजना होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को डिमांड नोटिस भेजना होता है। पहले पर्सनली जैसे मान लो इसने कंपनी को गुड्स दिया, सपोज 1 करोड़ का गुड्स दिया, अब इसने कुछ डिफॉल्ट किया, मानो डिफॉल्ट किया, अब ये बंदा डायरेक्ट एनसीएलटी पास नहीं चला जाएगा, ये बंदा डायरेक्ट एनसीएलटी पास नहीं जाएगा। बंदा क्या जाएगा, बंदा सबसे पहले कंपनी को क्या करेगा, एक डिमांड नोटिस देगा, डिमांड नोटिस देगा, डीएन डिमांड नोटिस देगा, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट डेटर, अब ये कॉर्पोरेट डेटर जो है ना, कॉर्पोरेट डेटर विद इन 10 डेज जो नोटिस आया ना, विद इन 10 डेज ऑफ ऑपरेशन क्रेडिटर, वो बताएगा कि अगर कोई डिस्प्यूट है, ये बोलेगा भैया मैं तुम्हें पैसा क्यों दूंगा, भैया तुम्हारे क्वालिटी में डिफर था, क्वालिटी डिस्प्यूट था, या मान लो जो भी अमाउंट डिस्प्यूट आ रहा है, ठीक है, तो भाई ये इसका तो जायज रीजन हो सकता है, इसने कोई क्वालिटी माल बेचा, इसने आगे बेचा, पता चला कस्टमर गुस्सा गया, तो डिस्प्यूट के चक्कर में इसने पैसा लो रखा। नॉर्मली बिजनेस में होता है कि डिस्प्यूट होता है तो पैसा रोक देते हैं हम, क्वालिटी डिफर था आपका, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ पेंडेंसी ऑफ सूट और आर्बिट्रेशन, या मान लो जो भी सूट आर्बिट्रेशन पेंडिंग था, ये लोग आर्बिट्रेशन में गए होंगे, आर्बिट्रेशन में पढ़ा होगा अच्छे से, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ही होता है, कोर्ट कचहरी चक्कर पेंडिंग था। या मान लो पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेटा बाय अटेस्टेड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और रिकॉर्ड ऑफ इनकैश चेक, मान लो इसने इसको बोला कि भैया तुमने मेरे का डिफॉल्ट किया, ये बोला पागल हो, मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया है, और पेमेंट कर दिया तो ये क्या करेगा, एक इनक्लोज कॉपी भेजेगा पेमेंट का, इसको भेजेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ठीक है। तो दो चीजें, सबसे पहले अगर डिफॉल्ट हुआ तो आपको क्या करना है, डिमांड नोटिस देना है, डिमांड नोटिस देते ही 10 दिन वेट करना है, 10 दिन में कॉर्पोरेटर दो चीज बोलेगा, या तो डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट बताएगा कॉर्पोरेटर, और नहीं तो पेमेंट कर दिया तो एक पेमेंट का एविडेंस देगा, अटेस्ट कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर देगा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 8 में मान लो आपने एक मौका दिया कॉर्पोरेट डेटर को, अगर वो मौका उसने चुका दिया, मतलब वो मौका में सब कुछ कर दिया तो ठीक है, बट उस मौका में वो बात नहीं मान रहा है, तब आप क्या करोगे, एनसीएलटी पे जाओगे सेक्शन नंबर 9 में। तो सेक्शन नंबर 8 में क्या होता है, जस्ट लाइक मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजाते हो ना, तो आप एनसीएलटी में जाने से पहले ना सेक्शन नंबर 8 में घंटी बजा देना कि भैया, वो सामने वाले बोल देना कि मैं आपको डिमांड नोटिस दे रहा हूँ, 10 दिन का टाइम है, मुहूर्त है, सुधार लो अपने आप को, सुधार चुके हो तो हमें प्रूफ दिखा दो, हमने पेमेंट कर दिया है, नहीं सुधरे हो तो सेक्शन नंबर 9 में, फिर अब ऑपरेशन क्रेडिटर क्या जाएगा, सेक्शन नंबर 9 में जाएगा। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए एक सेक्शन है और ऑपरेशन क्रेडिटर के लिए 2 सेक्शन हो गया। तो ऑपरेशन क्रेडिटर क्या जाएगा, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद कहाँ जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी, एनसीएलटी पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। सर अब ऑपरेशन क्रेडिटर क्या क्या देगा, सुनो सर, कॉपी ऑफ इनवॉइस और डिमांड नोटिस, जो अपने ऊपर डिमांड नोटिस दिया था ना, डिमांड नोटिस वो भी अटैच करेगा कि हाँ, ऑपरेशन क्रेडिटर बोलेगा कि सर हमने है ना कॉर्पोरेट डेटर को है ना डिमांड नोटिस दे दिया था। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर इफ अवेलेबल, सर इस पे क्वेश्चन आया, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में चेंज कर लेना, अब आ गया इसमें इफ अवेलेबल, मतलब पहले लिखा होता ना कि आपको मैंडेटरी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे आपका बैंक है तो आपको बैंक में से लेके आना पड़ेगा कॉपी की यस आपके जो कॉर्पोरेट डेटर में उसने पैसा नहीं दिया, तो ये एक अटेस्ट कॉपी देगा। तो वही बोला, अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे फॉरेन वाले लोग का है ना, फॉरेन वाले को डिफॉल्ट हुआ तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, उसको इंडिया में बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो भाई वो कॉपी कहाँ से लाएगा, इसलिए लिख दिया इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तभी आपको कॉपी लाना है। तो सर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन बैंक में चेंज नहीं किया था, आप चेंज कर लेना, इफ अवेलेबल लगेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। कंफर्मिंग नॉन पेमेंट कि बैंक बताएगा यस आपका नॉन पेमेंट हुआ है। फिर क्या बोला, एफिडेविट दैट टू द इफेक्ट दैट नो डिस्प्यूट और पेमेंट गिवन बाय, मतलब सामने वाले ने डिस्प्यूट के बारे में नहीं बताया, ठीक है, सामने वाले ने डिस्प्यूट के बारे में नहीं बताया, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हाँ सर देखो हमने कॉर्पोरेट डेटर को एप्लीकेशन दिया और उसने मेरे को कोई डिस्प्यूट के बारे में नहीं बताया, मतलब कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और कॉपी ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम आईयू, अगर आईयू के पास कुछ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि स्टॉक्स वाला चक्कर है तो स्टॉक वाला चक्कर में आईयू के पास रिकॉर्ड होने के चांसेस कम होते हैं। अदर प्रूफ्स कंफर्मिंग नॉन पेमेंट, या और भी कोई अदर प्रूफ दे सकते हो बता दो। तो सर 4 चीज मैंडेटरी है, इनवॉइस, डिमांड नोटिस का, सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ है तो, ठीक है, एफिडेविट की कोई डिस्प्यूट नहीं था आपके कॉर्पोरेट डेटा के साथ कोई माल को लेके, या कोई माल मतलब गुड्स को लेके, ठीक है, और कॉपी ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम आईयू, आईयू के साथ अवेलेबल है तो वो बताओगे, ठीक है। फिर ए सेल विद इन 14 डेज एडमिट द एप्लीकेशन कम्युनिकेट टू ओसीडी, आपने गया, आप डायरेक्ट ए पास नहीं जा सकते, पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, डिमांड नोटिस दोगे, किसको डिमांड नोटिस दोगे, इधर इधर घूम जाओ, डिमांड नोटिस दोगे कॉर्पोरेट डेटर को, फिर 10 दिन का वेट करोगे, अगर 10 दिन में नहीं हो पाया फिर आप जाओगे कहाँ, ए के पास, ए के पास आपने एप्लीकेशन डाल दिया तो यहाँ से क्या होता है, इनिशिएशन हो जाता है। इनिशिएशन मतलब क्या होता है, आपने एक तरह से आईबीसी इनिशिएट कर दिया, अभी एडमिट नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशिएट हुआ है, अभी एडमिट नहीं हुआ, सॉरी अभी एडमिट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जब एडमिट करता है ना कि हाँ आपका एप्लीकेशन जायज था,
अब यहाँ से CIRP स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनवॉइस और डिमांड्स वर डिलीवर्ड टू नॉर्मल है यार। ASL विद इन 14 डेज एडमिट एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट इट टू OC और CD। ऑपरेशन क्रिएटर और CD कॉर्पोरेट डेटा को क्या करेगा, बता देगा कि हाँ यहाँ पे अब IBC स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ध्यान दें। इफ इनवॉइस और डिमांड नोटिस वाज डिलीवर्ड टू CD, मतलब AA चेक करते बोलेगा यस आपके पास डिमांड नोटिस चला गया था, CD आपने कोई पेमेंट नहीं दिया था, नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट, CD आपने कोई नोटिस नहीं दिया था कि आपका डिस्प्यूट चल रहा था, तो बस ये हमने एक्सेप्ट कर दिया है। अब भैया आप लोग IBC में आ चुके हो, अब CIRP ये सब चालू होने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन अच्छा था, नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अदरवाइज रिजेक्ट एंड कम्युनिकेट। इफ मान लो कि आप ट्रिब्यूनल पास गए, इसने रिजेक्ट कर दिया, ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया, तो भैया ये 7 दिन के अंदर आपको क्या करेगा बताएगा, और आपके पास 7 दिन का टाइम है इसको रेक्टिफाई करने का, ठीक है। तो आपको रेक्टिफाई कितना दिन करना है, कुछ एग्जाम में आ सकता है, 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना। आप कोई भी अगर एप्लीकेशन नहीं छूटा, मतलब डिमांड नोटिस लगाना छूट गया आपको, तो 7 दिन के अंदर रेक्टिफाई करके आप ट्रिब्यूनल दे दो, फिर ट्रिब्यूनल रेक्टिफाई कर दिया 7 दिन के अंदर, फिर ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 10 आता है, खुद की पैर पे नहीं तो कुल्हाड़ी मारना, मतलब आपने डिफॉल्ट किया है, कॉर्पोरेटर ने डिफॉल्ट किया, इसको पता है कि इसने डिफॉल्ट किया है, अब ये खुद कहाँ जाना चाहता है, ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके, सर हमने डिफॉल्ट किया है, हमारा CIRP स्टार्ट करवा दो। क्यों क्यों जा रहा है भैया, सामने वाला आएगा उससे अच्छा आप ही चले जाओ, तो कीचड़ उछलने से अच्छा है कि आप खुद पे कीचड़ उछाल लो। वेयर ए कॉर्पोरेट डेटा, सर किंगफिशर ने क्या किया, डिफॉल्ट किया, कॉर्पोरेट डेटा हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, ठीक है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट टू फाइल एन एप्लीकेशन विद ए, सुनो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है यहाँ पे, कंपनी के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होगा सर, कंपनी का CEO CFO। तो मान लो कंपनी ने खुद डिफॉल्ट किया, तो कंपनी का CEO CFO क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल कर देगा ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, सुनो, इन्फॉर्मेशन अलोंग रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सब मैंडेटरी यहाँ पे। हाँ सर एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है ना उसके लिए मैंडेटरी है IRP क्या होता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको क्या होता है, यही क्या होता है, अभी स्टार्टिंग के डेज में क्रेडिटर्स कमेटी बनाएगा, नोटिस करवाएगा, ये सब करेगा, फिर यही जाके RP कन्वर्ट होता है, या मान लो नया RP बनता है जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है। तो पहले एक IRP आता है, फिर जाके एक RP आता है, ठीक है। तो यहाँ भी IRP मैंडेटरी, मतलब इसको CEO CFO को एक IRP का नाम देना पड़ेगा, दैट इज जो भी हो, मिस्टर राम श्याम मोहन घनश्याम जो भी हो, ठीक है। और आपको SR पास करना है, इफ कंपनी है, मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसको SR पास करना होगा। इफ अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, तो इसको 3/4 ऑफ पार्टनर से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। 3/4 या उससे ज्यादा पार्टनर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, 6 पार्टनर है तो कम से कम 5 पार्टनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अप्रूविंग फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, फिर ए क्या करेगा 14 दिन के अंदर, तो सर ए के पास 14 दिन है, 14 दिन के अंदर क्या करेगा, एडमिट कर लेगा एप्लीकेशन को, इफ डिफॉल्ट हुआ है, प्लस एप्लीकेशन कंप्लीट है, प्लस नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट IRP। अब जो भी इस IRP का नाम दिया ना, सेम सेक्शन नंबर 7 जैसा है, मान लो मिस्टर राजेश, तो राजेश के खिलाफ कोई फ्रॉड वगैरह चक्कर ना हो, इस पे कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ना हो। अगर मान लो ट्रिब्यूनल को लगा कुछ गड़बड़ है, एप्लीकेशन सही नहीं है, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, और आपको रेक्टिफाई करने का 7 दिन का टाइम है, आप 7 दिन के अंदर क्या कर दो, रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक नॉर्मली सेक्शन नंबर 7 आपको आ गया होगा, तो ये इजी है। बस यहाँ पे याद रखना कि आप कंपनी हो तो SR पास करना पड़ेगा, LLP हो तो 3/4 ऑफ पार्टनर्स का रेजोल्यूशन पास करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रपोज IRP का नाम भी जाता है, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, आपके बैलेंस शीट हो गया, ये सब भी आपको फाइल करना पड़ता है, ठीक है सर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन डेट के साथ, चलो व्हाट इज इनिशिएशन डेट, सर इनिशिएशन डेट क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन देने गए, मतलब ये एप्लीकेशन देने जो ट्रायल पास गया ना, ये होता है इनिशिएशन डेट। यहाँ पे जो ट्रायल पास एप्लीकेशन पहुंच गया ना, ये होता है इनिशिएट, IRP इनिशिएट हो चुका है, ठीक है, IRP इनिशिएट हो चुका है। अब ये जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है ना, तब यहाँ से CIRP कमेंस्ड होता है, तो इनिशिएट डेट यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे अगर डिफॉल्ट हुआ तब यहाँ पे इनिशिएट किया। सर सेक्शन नंबर 10 है सर, अमेंडमेंट आया था, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP, सुनो लिख दो पहले, इस पीरियड में डिफॉल्ट देन नो फाइलिंग ऑफ केस। देखो सर, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 ऑपरेशन क्रेडिटर, 10 कॉर्पोरेट डेटर सस्पेंडेड विद डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020। सर कोरोना के बाद से अगर एक साल तक 25 मार्च 2020, मतलब 25 मार्च 2020 से लेके 25 मार्च 2021 तक कोई भी डिफॉल्ट हुआ होगा, इस पीरियड में कोई भी CIRP नहीं चलेगा, ठीक है। तो नो एप्लीकेशन सेल एवर बी फाइल फॉर इनिशिएशन ऑफ CRP ऑफ CD फॉर सेट डिफॉल्ट अपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं होगा इस पीरियड में, कोरोना वाले पीरियड में, सिंपल याद रखना, कोरोना वाले पीरियड में कोई एप्लीकेशन फाइल डिफॉल्ट हुआ होगा, भैया CIRP नहीं चलेगा।
सेक्शन नंबर 11, ठीक है, सुनो। पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआरपी, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो सीआईआरपी इनिशिएट नहीं कर सकते। सुनो, यहां से करता हूं, ठीक है, पहले यहां से करता हूं। कॉर्पोरेट डेटर, सब कॉर्पोरेट डेटर कौन? किंगफिशर। फुल लिक्विडेट ऑर्डर, भैया इस पे लिक्विडेशन का ऑर्डर आ चुका है दोस्त। अब जिस पे लिक्विडेशन का ऑर्डर आ चुका है, ये सीआईआरपी एप्लीकेशन नहीं कर सकता सीआईआरपी का, मतलब अब ये जाके सीआईआरपी नहीं करवा सकता अपना। भैया तुम्हारा लिक्विडेशन आ चुका है, अब तुम जाओगे ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन फाइल करोगे, अब बोलोगे सर हमारा सीआईआरपी करवा दो, ऐसा नहीं होगा। कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर हु वायलेटेड टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान एप्लीकेशन 12 मंथ बिफोर एप्लीकेशन। सुनो, यहाँ समझाता हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ऐसे लियो। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ये ट्रिब्यूनल पास गया, ये कंपनी डिफॉल्ट किया, ये ट्रिब्यूनल पास गया, ट्रिब्यूनल ने क्या किया? सीआईआरपी स्टार्ट किया, एक रिजोल्यूशन प्लान बना के देखोगे रिजोल्यूशन प्लान बनेगा, कंपनी कैसे चलेगी। सीआरपी मतलब क्या होता है? ताड़ना, कंपनी कैसे चलेगी। अब इस रिजोल्यूशन प्लान का आपने डिफॉल्ट कर दिया, किसने डिफॉल्ट कर दिया? कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, आपने इसका डिफॉल्ट कर दिया। जैसे कंपनी बना था, कंपनी ना 1 साल तक ऐसे काम करेगी, अब ये डिफॉल्ट हुए 12 महीने भी खत्म नहीं हुए, और तुम चाह रहे हो कि नया सीआईआरपी स्टार्ट करना, पागल वागल हो गया। एक तो डिफॉल्ट करके रिजोल्यूशन प्लान कैंसिल करते हो, अब नया सीआरपी नहीं स्टार्ट हो सकता। तो मान लो आपने 1 अप्रैल 2012 को कोई डिफॉल्ट कर दिए हैं, ठीक है, और उसको 12 महीने भी नहीं बीते, अब 5 मई को आप नया सीआरपी करने जाते हो, नहीं होगा सर, कम से कम 12 महीने बीतने दो कम से कम, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर विच कंप्लीटेड सीआरपी 12 मंथ्स टू एप्लीकेशन, या मान लो जिसका सीआरपी जस्ट 12 महीने पहले तक हुआ होगा, वो भी नहीं जा सकता। जिसने रिजोल्यूशन प्लान का डिफॉल्ट किया, जिसका लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया, या जिसका सीआईआरपी कंप्लीट हो गया, मतलब वो कंपनी तर चुकी थी, कंपनी उभर चुकी थी, लिक्विडेशन नहीं हुआ था, तो उस पर भी नहीं हो सकता अगर 12 महीने हुए होंगे तो। कॉर्पोरेट डेटर हुज रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड 12 मंथ प्रायर टू एप्लीकेशन, ठीक है, उसका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया 12 महीने पहले, मतलब यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं किया, बस रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था 12 महीने पहले, ठीक है, मतलब यहाँ पे है तो 12 महीने पहले आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, तो आप पे सीआईआरपी नहीं स्टार्ट हो सकता है अभी, ठीक है। आप सीआर और क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग पीपीआईआरपी, या मान लो कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर सीआईआरपी नहीं पीपीआईआरपी में जा चुका है, ठीक है, तो उस पर भी नहीं हो सकता। पीपीआईआरपी मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और मान लो सीआईपी नहीं जाके, अगर वो कोई नॉर्मली ये बंदा मान लो पीपीआईआरपी में जा चुका है, तो भैया अब ये सीआरपी नहीं जा सकता कंपनी में, ऑलरेडी एक ही चीज जा सकते हो, पीपीआईआरपी या सीआरपी, तो ऑलरेडी कोई पीपीआईआरपी जा सकता है तो सीआरपी नहीं होगा। या कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग सीआरपी और पीपीआईआरपी, मान लो कोई कॉर्पोरेट डेटर है, वो ऑलरेडी उस पर सीआरपी अंडरगोइंग चल रहा है, उस पे इस पे ऑलरेडी सीआईपी चल रहा है, तो देखो सर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कॉर्पोरेट डेटा जिसपे सीआईपी या पीपीआरपी ऑलरेडी चल रहा है, अंडर गोइंग है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो खुद में सेक्शन नंबर 10 में देखो, यहाँ पे खुद में नहीं जा सकता, एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता सीआईआरपी में, मतलब ऑलरेडी तुम्हारा एक जगह सीआईपी चल रहा है, तुम चाहते हो फिर से सीआईपी चला लो, ऐसा नहीं होगा। या मान लो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर जिसने कॉर्पोरेट डेटा पर किया है, उस पर ऑलरेडी पीपीआरपी चल रहा है, तो तुम सीआईआरपी नहीं जा सकते उसके लिए, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटा जिसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है 12 महीने पहले, कॉर्पोरेट डेटा जिसका सीआरपी कंप्लीट हुआ है 12 महीने पहले, कॉर्पोरेट डेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने रिजोल्यूशन प्लान का वायलेशन किया है, ठीक है, 12 महीने पहले, या कॉर्पोरेट डेटा भाई जिसका लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ कॉर्पोरेट डेटर अबव फ्रॉम इनिशिएटिंग सीआरपी अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। सुनो, मान लो किंगफिशर, एचडीएफसी ने किंगफिशर को लोन दिया, तो इसने डिफॉल्ट किया, बट मान लो किंगफिशर ने भी किसी को, सामने वाले को लोन दिया, रिलायंस को, रिलायंस ने डिफॉल्ट किया, तो भैया किंगफिशर तो एक तरह से यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया ना, इसके लिए तो ये कॉर्पोरेट डेटर है, बट रिलायंस के लिए तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया ना, रिलायंस वाले को इसने लोन दिया, तो भैया ये तो जा सकता है रिलायंस के लिए सीआईआरपी में, ठीक है। तो आप, हाँ इस सुनो सुनो समझाता हूँ, एचडीएफसी ने कॉर्पोरेट डेटर किंगफिशर को लोन दिया, तो एचडीएफसी क्या बन गई? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये क्या बन गई? कॉर्पोरेट डेटर। बट किंगफिशर ने रिलायंस को लोन दिया, तो रिलायंस क्या बन गई यहाँ पे? कॉर्पोरेट डेटर, ये क्या बन गई यहाँ पे? फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो भैया इस सेक्शन में क्या बोला है कि आप कॉर्पोरेट डेटर जिसपे ऑलरेडी सीआईआरपी चल रहा है, आप सेक्शन नंबर 10 में खुद से नहीं आ सकते सीआईआरपी में, बट मान लो आपका कोई डिफॉल्ट किया तो आप उसके लिए जा सकते हो, तो वही बोला, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम इनिशिएटिंग सीआरपी अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। अब ये अनदर कॉर्पोरेट डेटर है, अगर इसने आपका डिफॉल्ट किया तो खुशी खुशी जाओ, मतलब आपके घर में आग लगा हुआ है और आपका किसी ने आग लगाया, आप उसका आग नहीं लगा, वैसे हो नहीं सकता, जाओ उसका भी आग लगा के आओ, ठीक है। सुनो, टाइम लिमिट फॉर, इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सर देखो यहाँ पे मैं फंसा हूँ, क्या फंसा बताता हूँ। सर जिस दिन आपका एप्लीकेशन डेट ऑफ एडमिशन, जैसे मान लो आपने
ट्रिब्यूनल पास देखो सर, मैं थोड़ा ना डिटेल में रिवीजन करवाता हूँ। मेरा मानना है ना सर, थोड़ा अगर आप पढ़ रहे हो ना, अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा डिटेल में समझो। अगर मैं उड़ा के पढ़ाऊँ ठीक है, चलो ऐसे ऐसे तो ठीक है, लेकिन मेरे को आदत नहीं है भाई, अब जिसको देखने वाला हो वो समझो। मैं थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा, थोड़ा 25-30 मिनट फर्क है, लेकिन मैं डिटेल करवाऊंगा, ठीक है। हल्का सा डिटेल रिवीजन रहेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो आपका 1.5 घंटा भी इन्वेस्टमेंट टाइम ज़्यादा है, और 2 घंटा भी आपको तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर मान लो इसने एप्लीकेशन दिया ट्रिब्यूनल पे, ट्रिब्यूनल क्या करता है, रिजेक्ट और एडमिशन, मान लो ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर दिया, तो आपको क्या करेगा, 7 दिन का टाइम आप रेक्टिफाई करोगे, फिर ट्रिब्यूनल पास भेजोगे, ट्रिब्यूनल क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से जिस दिन ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट किया ना, यहाँ से आपको CIRP 180 दिन में खत्म करना है, ठीक है। सीआरपी आपको क्या करना है, 180 दिन में खत्म करना है सीआईआरपी, ठीक है। 180 दिन में खत्म करना है। सर मान लो आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो ये एक्सटेंशन मिल सकता है। सर कितने परसेंट वोटिंग, 66%। रेजोल्यूशन पास्ड बाय वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स, ठीक है। अब कौन सा वोटिंग शेयर्स, किसके वोटिंग शेयर्स आगे देखेंगे। यहाँ पे मोस्टली फाइनेंशियल क्रिएटर्स के ही वोटिंग शेयर्स होते हैं, इन वैल्यू वाले, तो इन वैल्यू वाले 66% वाले लोग आराम से आके वोट पास करके एक्सटेंशन ले सकते हैं। सुनो, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे कि सर हमें क्या चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। रिजोल्यूशन प्रोसेस कहाँ डालेगा, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को, और ग्रांट मिल सकता है एक्सटेंशन सर नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। सर देखो मैं कहाँ फंसा था सर, एक्सटेंशन नॉट टू बी ग्रांटेड मोर देन वंस, मतलब सुनो, यहाँ पे 180 दिन हो गए। अब मान लो आपने बोला 70 दिन का चाहिए, तो सर 70 दिन ही होगा। अब बाद में ये नहीं बोल सकते 20 कैरी फॉरवर्ड करके आप 20 दिन और ले लोगे, तो 70 प्लस 20 90, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार जो मांग रहे हो आपको एक बार ही मिलेगा, तो मैक्सिमम अब एक बार में 90 मांग सकते हो, 90 मिल सकता है। चाहो तो आप 40 भी ले सकते हो, बट वो एक ही बार एक्सटेंशन मिलेगा, याद रखना, ठीक है। और जो भी है ना आईआरपी का ये सारा प्रोसीडिंग्स है ना, आपको 330 दिन में खत्म होना चाहिए। यहाँ लिख लो, ये मिस हो गया था। 330 दिन में क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, मतलब आपका 180 प्लस 90 डेज एक्सटेंशन, प्लस आपका जो भी टाइम बचा, मान लो 60 डेज आपका ये दिया जाता है लीगल केसेस, जो भी आपका लीगल केसेस चल रहे हैं ना मार्केट में, इंक्लूडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब मिला के आपका 330 दिन में आपका सीआरपी यहाँ से जो एक्सेप्ट हुआ ना, यहाँ से 330 दिन में आपका क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सर विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, सर ऑन एप्लीकेशन मेड विद अप्रूवल ऑफ 90% ऑफ वोटिंग शेयर्स। देखो सर 66% में आप एक्सटेंशन कर सकते हो सेक्शन नंबर 11 में, और 90% में क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। सर मान लो कि हो सकता है कि आपका डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, आपने डिफॉल्ट हुआ, आपने एनसीएलटी पहुंच के, सब कुछ पहुंच के, बाद में पता चला यार वो ना कॉर्पोरेटर ना किंगफिशर वाला बोला पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा, तो आप बोले पैसा दे रहा भाई, हमने तो आईबीसी चालू कर दिया। बोला कोई बात नहीं, कब लॉ बोला है कोई बात नहीं, अगर आप 90% कमिटी ऑफ क्रिएटर्स हो ना, 90% लोग हो ना, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, मतलब अपना आईबीसी आप बंद करवा सकते हो, सीआईआरपी बंद करवा सकते हो। तो सर 90% याद रखना। सर मैं एक चीज बताऊं इंपॉर्टेंट, सर कम चांसेस के आने के, ऑलरेडी दिसंबर 21 में इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, अमेंडमेंट से, तो वो कोरोना वाला टाइम पे याद रखना, और ये याद रखना। अब सर डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। सर मोरेटोरियम क्या होता है, यहाँ पे होता है रुक जाना, सब कुछ रुक जाना, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ना बोला जाता है कि जो कॉर्पोरेट आईआरपी है ना, उसको काम करने दिया जाना चाहिए। मतलब इस बीच में ना कोई केस होगा, अदरवाइज केस होगा तो वो बेचारा भटक जाएगा अपने, ये सारे प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है। सुनो, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10, 7 में क्या होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 में क्या होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर, 10 में क्या होता है खुद कॉर्पोरेट डेटर इज एडमिटेड, ठीक है। एडजुडिंग अथॉरिटी शैल मेक एन ऑर्डर, जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो गया, ए क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, उसी दिन क्या होगा, आईआरपी का अपॉइंटमेंट होगा। सर कैसे, सेक्शन नंबर 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद आईआरपी का नाम देता है, उसी दिन क्या हो जाएगा, जिस दिन एडमिट हो गया ना, पहले लॉ में था 3 दिन 4 दिन था, अब क्या होता है जिस दिन आपका एडमिट हो गया ना, उसी दिन आईआरपी अपॉइंट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट जाएगा ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी एंड कॉल फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम। मतलब अब है ना, ये जो आईआरपी एडमिट किया ना, अब ये क्या करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि भाई सुनो 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 सुनो, किंगफिशर का क्या होना है, सीआरपी होने वाला है, जो भी किंगफिशर का क्रिएटर्स हो अपना क्लेम लाके दे दो, हम क्लेम को वेरीफाई करेंगे। कौन करेगा, आईआरपी क्लेम को वेरीफाई करेगा, तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट होगा। और क्या होगा, डिक्लेयर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम क्या होता है, अभी सेक्शन नंबर 14 में नीचे देखेंगे, ठीक है। तो 3 चीज होगा जिस दिन आपका है ना, सेक्शन नंबर 30 में 3 चीज होगा, एक तो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, और मोरेटोरियम होगा। सर ये होता है ना इफेक्ट ऑफ आईबीसी, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ आईबीसी, जिस दिन आपका एडमिट हो गया ना ये सीआईआरपी, उस दिन से क्या क्या होगा, 3 चीज होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, पब्लिक अनाउंसमेंट, और डिक्लेयर मोरेटोरियम। सर नाउ व्हाट इज मोरेटोरियम। सर कितने दिन आईबीसी कंप्लीट होना चाहिए, सर 330 दिन, 180 प्लस मोर देन नॉट एक्सीड 90 डेज। एक ही बार लेना है, ले लो 90 डेज लेना, मैक्सिमम ले लो, 20 दिन लिए तो फिर दोबारा भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब सर मोरेटोरियम क्या होता है, सुनो। सर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, मोरेटोरियम लग गया सर वहां से, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर टू कंप्लीशन ऑफ सीआरपी, इस बीच में क्या होता है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है सर, प्रोविजन ऑन फॉलोइंग एक्ट, मतलब ये सारे एक्ट क्या हो जाएंगे, प्रोहिबिट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये बंदा आईआरपी जो अपॉइंट हुआ है, ये कंपनी क्या करेगा, ताड़ेगा,
मतलब कोशिश करेगा कंपनी को चलाने की। अब इस बीच बीच में मान लो कोई आदमी आ गया, बोले सर इस कंपनी पे केस है, या बोलेगा सर हम इस प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहते हैं, तो भाई ये ताड़ेगा कि तुम्हारी सुनेगा। तो ये सारे लोग को बोलता है तू चुप, अभी बैठ, अभी मोरेटोरियम पीरियड लगा हुआ है, तू लोग कुछ नहीं कर सकता है, अभी हम कंपनी को चलाने में पूरा ध्यान लगा रहे हैं। तो मोरेटोरियम पीरियड होता है कि सब कुछ सीज टू इफेक्ट हो जाता है, रुक जाता है, कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। सुनो क्या क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, कंटिन्यूशन ऑफ पेंडिंग सूट्स प्रोसीडिंग, कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग सूट्स चल रहा है वो सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रोहिबिट लग जाएगा। ठीक है, एक्शन टू फॉर एक्शन टू, गला खराब है, एक्शन टू फोर्टलेस रिकवर और इन्फोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट इन्फोर्स होगा, कोई भी सिक्योरिटी पर आप इन्फोर्स नहीं लगा सकते, मतलब सबको बोलेगा शांत हो जाओ, तो कोई भी लीगल केस नहीं होगा, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा, या रिकवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर। मान लो लेसर ने एज ए लेसी, मतलब कंपनी एज ए लेसी है, आपको कोई प्रॉपर्टी दिया, अब ये लेसर को लगा यार कंपनी में ना आईआरपी सीआरपी स्टार्ट हो चुका, मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टी रिकवर करने, भाई लेसर तू थोड़ा दिन शांत बैठ जा, अभी कुछ नहीं होने वाला जब तक मोरेटोरियम लगा हुआ है। ठीक है, और ट्रांसफरिंग, इनकवरिंग और डिस्पोजिंग बाय द कॉर्पोरेट डेटर ऑफ एनी ऑफ एसेट्स। मान लो कंपनी एक प्रॉपर्टी थी उसको बेचना चाहती थी, भैया मोरेटोरियम पीरियड में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, शांति से होकर बैठ जाओ। तो चार चीजें हैं, कोई लीगल सूट्स पेंडिंग नहीं हो सकता, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता किसी भी क्रिएटर्स के द्वारा, कोई भी ओनर या लेसर आके अपना प्रॉपर्टी नहीं रिकवर कर सकता, या कोई भी कंपनी क्या कर सकता, प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। ठीक है, कब मोरेटोरियम खत्म होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सर जिस दिन आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, तो मतलब एक सीआईआरपी का एक रिजोल्यूशन प्लान बनता है कि आपकी कंपनी कैसे तड़ेगी, मतलब कंपनी कैसे चलेगी। ठीक है, तो उसका एक रिजोल्यूशन प्लान होगा कि हाँ आने वाले 2 साल में कंपनी ऐसे चलेगी और कंपनी अपना अच्छा खासा सेल कर लेगी, कंपनी वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। तो जिस दिन ये रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका मोरेटोरियम पीरियड सीज टू इफेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या मान लो जिस दिन आपका लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया, भैया कंपनी चलने नहीं वाली, कंपनी मरने वाली है, भैया खत्म करो, तो जो भी आपका पहले हो जाएगा ना, वहाँ पे आपका मोरेटोरियम पीरियड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, मोरेटोरियम पीरियड में क्या नहीं होगा, सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स और सर्विस टू कॉर्पोरेट डेटा नॉट बी टर्मिनेटेड। अब जो इसेंशियल गुड्स है ना वो सब बंद नहीं होंगे आना, इसेंशियल गुड्स सब तो भाई चलता रहेगा। भैया नहीं चलेगा इसेंशियल गुड्स तो कंपनी तरेगी कैसे, क्योंकि बिजनेस का मेन काम होता है स्टॉक्स को सेल परचेस करना, सेल परचेस नहीं होगा तो प्रॉफिट कमाएगी नहीं। तो इसेंशियल गुड्स सब चलते रहेंगे, इसेंशियल सर्विस चलते रहेगा, अगर कंपनी सर्विस वाली है तो सर्विस चलते रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो सप्लाई ऐसे से कुछ नहीं होगा, नॉट बी टर्मिनेटेड। एक्ट प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड शैल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय सीजी। ठीक है, ऐसा कोई जो भी सीजी नोटिफाई करे उस पर प्रोहिबिट नहीं होगा। ठीक है, जो भी सीजी नोटिफाई करेगी। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 शैल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शन एज बी नोटिफाइड बाय सीजी इन कंसल्टेटिव इन फाइनेंशियल रेगुलेटर। जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर से कंसल्ट सीजी को नोटिफाई करेगी उस पर नहीं लगेगा। या एश्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब सिंपल बोला कि मोरेटोरियम किस पे नहीं लगेगा, मोरेटोरियम किस पे नहीं लगेगा, तो जो भी आपका कंपनी का सिक्योरिटी है ना, गारंटर है ना कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर का, मान लो कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर गारंटर किंगफिशर का विजय माल्या है, तो भैया इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप सूट प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, इस पे कोई मोरेटोरियम नहीं लगने वाला है। तो कॉर्पोरेट डेटर पे जो भी आपका गारंटर है ना, इस पे आप आराम से सूट प्रोसीडिंग कर सकते हो, इसका जो भी करना हो आराम से इसको जो करना है ले लो, इसकी बात है। ठीक है, तो जो भी सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी होता है कॉर्पोरेट डेटर का, उस पर कोई मोरेटोरियम नहीं लगता। तो इसका सेक्शन यही बात है कि मोरेटोरियम किस पे नहीं लगता है, तो जो भी सीजी नोटिफाई करेगी, आगे देखेंगे, अभी नोटिफाई देखेंगे। या मान लो जो भी आपका सिक्योरिटी है, गारंटी दिया हुआ है कॉर्पोरेट डेटा बिहाफ पे, उस पर मोरेटोरियम लगेगा, मतलब इस पे आप चाहे तो केस फाइल करना तो केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे मोरेटोरियम का यही आता है, इसेंशियल गुड्स चलते रहेगा, ये 4 केस, और कब खत्म होगा मोरेटोरियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सब पब्लिक अनाउंसमेंट, सब पब्लिक अनाउंसमेंट कब होता है, जिस दिन से आपका सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन एडमिट हो गया ना, यहाँ से पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है। कौन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, जिस दिन आईआरपी अपॉइंट हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। याद रखना यहाँ पे चीज लिख लो, 3 डेज में अपने अपॉइंटमेंट से, तो जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ ना वहां से 3 दिन में क्या करें, पब्लिक अनाउंसमेंट। सुनो सुनो सुनो, हमारे कंपनी का जो कंपनी है उसका सीआरपी चालू होने वाला है, तो उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या लिखाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या होगा, मान लो एक अनाउंसमेंट जा रहा है, इसमें क्या क्या लिखाएगा, नेम लिखाएगा कॉर्पोरेट डेटर, मान लो किंगफिशर, नेम ऑफ अथॉरिटी, मान लो एमसी है तो आरओसी इसका अथॉरिटी है, रेगुलेटर है तो यही लिखवाएगा। डिटेल ऑफ आईआरपी, भैया मिस्टर राज जी, हम मिस्टर राज जी एज आईआरपी है। पेनल्टी फॉर फॉल्स लीडिंग, मान लो किसी ने भी क्रिएटर ने, मान लो क्रिएटर बोला कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी 40 लाख का बोल देते कि हमारा क्रेडिटर 40 लाख का था, हमारा हमने 40 लाख लोन दिया, तो भैया उसके लिए पेनल्टी वेनल्टी सब होगा। अगर किसी ने झूठ क्लेम दिया ना तो हम उसको 20 लाख का, 20 लाख नहीं 2 करोड़ का पेनल्टी लगाएंगे, तो भैया ये डर के मारे फॉल्स क्लेम नहीं देगा। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर क्लेम, ये भी लिखा रहेगा इस पब्लिक अनाउंसमेंट में, लास्ट डेट कब है, मान लो 30 अप्रैल इस लास्ट डेट, तो 30 अप्रैल से पहले पहले सबको अपना क्लेम सबमिट करना है। और डेट ऑन विच सीआरपी एंड्स, तो जिस दिन सीआरपी खत्म होने वाला है वो भी डेट लिखना पड़ेगा।
सर एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी बॉन्ड बाय एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है ना वो बॉन्ड करेगा, जैसे यहाँ पे आईआरपी बॉन्ड करेगा, विच में बी रिम्बर्स बाय कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, जो आगे जाके कमिटी ऑफ क्रिएटर्स क्या करेंगे, सीओसी क्या करेंगे, उसको रिम्बर्स करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। सर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ आईआरपी, सर आईआरपी क्या होता है, आरपी, सर देखो मैं बताता हूँ, पहले आईआरपी आता है फिर आता है आरपी। तो आईआरपी सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है आईआरपी। सर आईआरपी का अपॉइंटमेंट कब होता है, जिस दिन आपका है ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है ना ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसी दिन आईआरपी अपॉइंट हो जाता है। सेक्शन नंबर 7 में आपने जो नाम दिया तो वही वाला अपॉइंट हो जाएगा, सेक्शन नंबर 10 में जो नाम दिया वही अपॉइंट हो जाएगा, सेक्शन नंबर 8 में आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, या आप नाम भी दे सकते हो, जो ऑपरेशन क्रिएटर होता है वो सेक्शन नंबर 9 में, सॉरी 9 में आप नाम भी दे सकते हो, अदरवाइज वो बोर्ड में एप्लीकेशन करके बोर्ड क्या करेगा, एक आईआरपी अपॉइंट करेगा। सर देखो द ए, सर ए कौन होता है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन होता है, एनसीएलटी होता है। सैलॉन आईसीटी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट पे क्या करता है, अपॉइंट कर सकता है आईआरपी। आईआरपी को जिस दिन आपने ये अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया ना एनसीएलटी, वहीं पे आईआरपी का अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है। हु शैल बी आईआरपी इन केस ऑफ एप्लीकेशन नंबर 7, एप्लीकेशन नंबर 7 एंड 10 द प्रपोज आईआरपी, जो आपने मैंने बता दिया, या जो प्रपोज आईआरपी होता है वही बिकम आईआरपी होता है इफ नो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग्स, अगर उस पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग्स नहीं है तो वही हो जाता है। इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 9, जो 9 में ऑपरेशनल क्रिएटर, सर याद रखना ऑपरेशनल क्रिएटर, 9 में क्या होता है, ऑपरेशनल क्रिएटर। ऑपरेशन क्रिएटर केस में क्या होता है, इफ आईआरपी इज प्रपोज, मान लो ऑपरेशन क्रिएटर ने अगर आईआरपी प्रपोज किया है, तो देखो ऑपरेशन क्रिएटर के लिए कोई वो लीगल बाउंडिंग नहीं है कि आपको आईआरपी का नाम प्रपोज करना ही है, अगर आपने किया है तो आईआरपी शैल बी अपॉइंटेड ऑन डेट ऑन ए, ठीक है। तो किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आईआरपी शैल बी अपॉइंटेड बाय ए। आईआरपी कैसे अपॉइंट होगा, ए के द्वारा। ए कौन, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी। ये क्या देगा, ये बोर्ड को रिकमेंडेशन देगा, और बोर्ड 10 दिन के अंदर क्या करेगा, चेक करेगा रिसीप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर रेफरेंस। तो बोर्ड 10 दिन के अंदर चेक करेगा कि हाँ आईआरपी अपॉइंट ये होगा, या जो भी नाम होगा उसको फाइनल करेगा, ठीक है। टेन्योर कब तक होगा, सर देखो सेक्शन 7 और फाइनेंशियल क्रिएटर कॉर्पोरेट डायरेक्टर केस में वो जो नाम है वही अपॉइंट हो जाएगा। अगर ऑपरेशनल क्रिएटर केस में आपने जो नाम प्रपोज किया वो हो जाएगा, अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, ए को बोल सकते हैं, ए आपके बदले में बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड 10 दिन टाइम लेगा, आईआरपी अपॉइंट कर देगा। सर कब तक अपॉइंट होता है, जब तक आपका आरपी अपॉइंट नहीं होता। आईआरपी कब तक अपॉइंट होता है, जब तक आपका आरपी अपॉइंट नहीं हो सकता। सर आरपी क्या यही पर्सन हो सकता है, यस हो भी सकता है ये पर्सन, अदरवाइज आरपी कोई दूसरा भी हो सकता है। मतलब आईआरपी आपका मिस्टर राज हो सकते हैं और आरपी आपका मिस्टर राजेश हो सकते हैं, या तो अदरवाइज आपका आरपी मिस्टर राज हो सकते हैं, आरपी मिस्टर राज हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकता है, ठीक है। अब सर बात आता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। सर कॉर्पोरेट डेटा मतलब कौन है यहाँ पे, किंगफिशर। किंगफिशर का सारा मैनेजमेंट कौन संभालेगा, आईआरपी, जो कि हमारा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, ठीक है। आईआरपी इज नोन एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम मतलब जो आरपी आने से पहले जो इंटरिम वाला होता है ना, वही इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, वही मैनेज करेगा सारा कॉर्पोरेट डेटा का अफेयर्स। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा वेस्ट विद आईआरपी, मतलब जो भी बोर्ड के लोगों के पास पावर था ना वो किसके पास वेस्ट हो जाएगा, ये भैया आरपी के साथ, ठीक है। आरपी जस्ट लाइक हो जाएगा हमारा पुष्पा भाव, पुष्पा भाव के पास सब कुछ पावर हो जाएगा, तो बोलेगा तेरी झलक शर्फी, ठीक है, शिवल्ली। अब आगे देखते हैं, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर्स सस्पेंडेड हो जाएंगे, जो भी पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थे वो सस्पेंड हो जाएंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे आरपी। ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू रिपोर्ट टू आरपी, जो भी ऑफिसर होंगे कॉर्पोरेट डेटर के, भैया किसको रिपोर्ट करेंगे, आरपी। तो आरपी का अच्छा खासा बंदा है, तो मैं बोल रहा हूँ पुष्पा भाव होंगे, अच्छा खासा पावर आ जाएगा आरपी को। एंड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एक्सेस, अगर ये पुष्पा भाव बोलेंगे ना ऑफिसर को, भैया मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी के ऑफिसर को, तो भैया कंपनी का ऑफिसर इनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके देगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्ट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ आईआरपी एंड फर्निश इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या करेंगे, आरपी बोलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को कि भैया मेरे को इसका स्टेटमेंट चाहिए इस कंपनी का, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या करेगा, इसको स्टेटमेंट निकाल देगा। तो आईआरपी कहीं ना कहीं पावरफुल पावर आ जाता है आईआरपी के पास, ठीक है। सब पावर ऑफ आईआरपी, चलो बात तो कर लिया, तो पावर ही बात कर ही लेते हैं हम लोग। सब एक्ट एंड एग्जीक्यूट्स ऑल डीड रिसीप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। सारे डीड्स रिसीव डॉक्यूमेंट्स पे क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूट काम कर सकता है वो। ऑथोरिटी टू एक्सरसाइज रिकॉर्ड ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर आईयू, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में जाके जो भी रिकॉर्ड्स है कॉर्पोरेट डेटर के कि कहाँ से कितना लोन लिया, आईयू से जाके निकाल सकता है। देखो सर ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, अब मैं चैलेंज नहीं करूंगा ऐसे को, बट ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम ही होते हैं, ठीक है। ऑथोरिटी टू एक्सेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अवेलेबल विद गवर्नमेंट ऑथोरिटी अकाउंटेंट्स, ठीक है। अकाउंटेंट हायर वर्क करने का सब कुछ पावर उसके पास होता है। टेक सच अदर एक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, ठीक है। अदर रिस्पांसिबिलिटी टू कंप्लाई विद लॉ ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अगर लॉ में लिखा हुआ है कि आपको मान लो फॉर्म AOC 4 MGT 7 फाइल करना है, तो सारा ये एनुअल रिटर्न्स होता है, तो इसके बदले कौन करेगा, आईआरपी फाइल कर सकता है, या मान लो जो भी लॉ के प्रोसीडिंग्स है सब आरपी कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, पावर क्या हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स डीड एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और आईयू से ऑथोरिटी रिकॉर्ड्स मांग सकता है कि भाई क्या क्या लोन है, कब लॉ कंप्लायंसेस करवा सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथोरिटी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर एक्सेस कर सकता है, ठीक है।
और आप पे क्या करता है, सच अदर एक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बोर्ड, सच अदर एक्शन भी ले सकता है। सर ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, देखो क्या बोल रहा मैं, पावर्स एंड ड्यूटीज के आने के चांसेस कम है, तो 17 18 इज जस्ट लाइक अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन, सी कैटेगरी सेक्शंस। सर ड्यूटीज ऑफ आईआरपी क्या है सर, कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, सारे कॉर्पोरेट डेटा से इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका पी एंड एल, ठीक है, किस लिए कि डिटरमाइन करेगा भाई इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब जस्ट लाइक आपका फाइनेंशियल पोजीशन एकदम गिरा हुआ है कि चलो थोड़ा नॉर्मल है या चलो थोड़ा उठा हुआ है, तो कुछ फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए कॉर्पोरेट डेटा से इन्फॉर्मेशन लेगा, क्या है ड्यूटीज आईआरपी, मतलब आईआरपी अपॉइंट होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज है, ड्यूटीज क्या होता है, आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट डेटा से, रिसीव एंड कलेक्ट ऑल क्लेम्स। अब जैसे जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो गया तो सबसे पहले आपने क्या किया, कॉर्पोरेट डेटा सारे इन्फॉर्मेशन लिए कि भैया आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये ड्यूटीज बता रहा है, ड्यूटीज हो सके कहीं घूम के आ सकता है। सेकंड क्या है कि जितने क्लेम्स है ना उसको वेरीफाई करेगा एंड रिसीव करेगा, ठीक है, जो भी क्रिएटर्स द्वारा क्लेम वेरीफाई, क्रिएटर्स मान लो ये क्रिएटर है, इसने क्लेम भेजा कि मेरा 50 करोड़ का इस किंगफिशर पे डेट है, तो ये आईआरपी क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा, रिसीव करेगा क्लेम को, ठीक है, जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट में हुआ था, ठीक है। मॉनिटर एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, चेक करेगा कॉर्पोरेट डेटा के कौन कौन से एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो है सब चेक करेगा। कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो भैया एक सीओसी बनता है, ठीक है, सीओसी में क्या होते हैं, सारे क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, कंस्टिट्यूट होता है सीओसी में, ठीक है। फाइल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विद आईयू, ठीक है, आईयू से जो इन्फॉर्मेशन होगा फाइल करेगा। टेक कंट्रोल ऑफ कस्टडी ऑफ एनी एसेट्स, जो भी एसेट्स है उसका कंट्रोल कस्टडी कर सकता है, मतलब भाई कॉर्पोरेट डेटा पास सिंपल सी हक है, उसको शेयर परचेज नहीं कर सकता, जो भी हक है वो आईआरपी को हो जाएगा, ठीक है। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे प्रिस्क्राइब, तो जैसे लिखा है लॉ रूल्स रेगुलेशन में वैसा करेगा, तो नॉर्मल इतना भी याद रख लो चलेगा। अब ना बात होता है सर सेक्शन नंबर 20, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा एज गोइंग कंसर्न। तो देखो जो भी आईआरपी अपॉइंट हुआ है ना, मैं क्या बोला, जो भी आईआरपी अपॉइंट हुआ है ना, वो ये सोच चलेगा कि भैया इस कंपनी है ना, इस कंपनी इसको ऐसे गोइंग कंसर्न चलाना, मतलब गोइंग कंसर्न क्या होता है कि ये सोच के नहीं चलेगा कि भैया ये तो मरने ही वाली है, इसका लिक्विडेशन होने ही वाला है, क्या फायदा है इसको चला के, ऐसा नहीं भैया, इसके दिमाग में ना ये रहेगा कि हाँ कंपनी गोइंग कंसर्न चलेगी, कंपनी सालों साल चलेगी, ठीक है, कंपनी का एक बुरा वक्त आया, कंपनी डेट नहीं चुका पा रही है, तो भैया तुम्हें लाया क्यों गया, तुम्हें डेट चुकाने ही तो लाया गया, तुम्हें काम करने के लिए लाया गया, तुम्हें एक रिजोल्यूशन प्लान बनवाने ही तो लाया गया, तुम्हें या तुम आरपी हो गए तो रेजोल्यूशन प्लान बनाओगे, तो भैया यही बोला सेक्शन में 20, जो आपके दिमाग में ना बस इतना चले कि कंपनी गोइंग कंसर्न चलने वाली है, तो आईआरपी सेल make any endeavor to project and preserve the value or property of the company corporate data, manage its operation as a going concern, तो ऐसा चलेगा सब कुछ, प्रोजेक्ट प्रिजर्वेशन कर लेगा कि एसेट्स का प्रॉपर्टी वैल्यू सब निकाल के चलेगा कि हाँ कंपनी हमारी गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलने वाली है, चलते रहो, रुक जाना नहीं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, मतलब गोइंग कंसर्न को मेंटेन करने के लिए आईआरपी सेल ऑफ अथॉरिटी, आईआरपी में इतना पावर है कि क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट्स, मान लो कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिगड़ने वाले हैं तो अकाउंटेंट्स को भी क्या कर सकता है, हायर कर सकता है, ठीक है, या कोई भी लीगल एडवाइजरी, मान लो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे गिरवी रखे हुए हैं और उस पर कुछ केस चल रहा है, तो लीगल अथॉरिटी को अपॉइंट करके उस पर लड़ सकता है केस, या अदर प्रोफेशनल एज मे बी नेसेसरी, जैसा प्रोफेशनल है वो ऐसे कर सकता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गोइंग कंसर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इनको नहीं अपॉइंट करेगा ना तो हो सके कहीं ना कहीं कंपनी कुछ एसेट्स बिक जाए तो कंपनी गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा, तो अपॉइंट अकाउंटेंट ये सब अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। रेज इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी क्रिएटेड ओवर एनी प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद रिस्पेक्ट टू प्रायर कंसेंट, मतलब आप चाहो तो कुछ फाइनेंस भी ले सकते हो, जैसे मान लो आइदर बाय वे ऑफ डेट या मान लो आइदर बाय ऑफ इक्विटी, बट ऐसा कुछ मत करना कि आप डेट ले रहे हो, आपने इसके बदले क्या किया, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख लिया, ऐसा कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट मत क्रिएट कर देना कि तुम भैया गोइंग कंसर्न क्रिएट, मान लो कंपनी को ऐसे 20 करोड़ रुपए का चाहिए, नहीं लेगा कंपनी तो कंपनी कहीं ना कहीं बंद हो सकती है, फिर तो क्या किया इसने आईआरपी ने, गोइंग कंसर्न बचाने के लिए ना इंटरिम फाइनेंस ले लिया, बट इंटरिम फाइनेंस चक्कर में ये मत करना कोई प्रॉपर्टी को गिरवी कर देना, ठीक है, तो दो नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी क्रिएटेड ओवर एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। या मान लो गोइंग कंसर्न बचाने चक्कर में आपने क्या किया, मान लो कोई क्रिएटर से डीड बना रखा था, उसमें 100 करोड़ का मान लो कुछ एग्जीक्यूशन करना था, बट वो करने से क्या होता कंपनी लॉस में चला जाता, तो आप क्या कर सकते हो, इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट अमेंड मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इंटर टू, मान लो ऑलरेडी आपने क्या हुआ कंपनी ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर थी तो उसको मॉडिफाई अमेंड कर सकता है आईआरपी, ठीक है। या टेक ऑल अदर एक्शन एज नेसेसरी टू कीप द कॉर्पोरेट डेटा एज गोइंग कंसर्न, तो सिंपल सी बात है भैया, तुम्हें इसको बचाना है, अब सामने वाले को बचाना है, तुम उसके लिए कोई भी कदम उठा सकते हो, तो तुम अकाउंटेंट आप हायर कर लो, तुम इंटरिम फाइनेंस उठा लो कंपनी से बाय वे ऑफ डेट इक्विटी, पर उसके चक्कर में कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट मत क्रिएट कर देना, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाओ, मान लो तुमने ऑलरेडी कंपनी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर दी थी इस भाई साहब के साथ 50 करोड़ टाइल्स का, अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था मार्केट में टाइल्स का कीमत 20 करोड़ ही है, तो कहीं ना कहीं गलत कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो ये आपको अमेंड भी कर सकता है आईआरपी आके, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा था क्योंकि कहीं ज्यादा पैसा दे रहा था, कंपनी पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, या ठीक है, इशू इंस्ट्रक्शन टू पर्सन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा एज मे बी नेसेसरी, ठीक है, तो जो भी कंपनी के डायरेक्टर है ऑफिसर है उनको पर्सनली बोल सकता है कि ऐसे ऐसे काम मत करिए, हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में हो सकता है, तो आईआरपी कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न बचाने के लिए काम करता है। सेक्शन नंबर 21 दैट इज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स,
एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलो, रिकॉर्डिंग डर लगता है यार रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग से, ठीक है। सेक्शन नंबर 21 दैट इज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। सर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से क्या होता है, सुनो। एग्जीक्यूटिव और टेंडरिंग एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, यहीं पे आईआरपी अपॉइंट हुआ, 3 दिन में पब्लिक नोटिस गया, क्रेडिटर्स आए, क्रेडिटर्स का वैल्यू चेक किया गया, आईआरपी क्या करता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाता है। जो भी आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है ना, उसका कमेटी बनाता है कि मान लो इसके अंदर 100 लोग 150 लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना। अब यही क्या करते हैं, आगे सारे डिसीजंस का काम करेंगे, क्योंकि पैसा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का ही फंसा हुआ था ना। तो सुनो, पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, क्लेम्स, क्रेडिटर्स के द्वारा क्लेम आए, ठीक है। क्रेडिटर ने क्या किया, सबमिट किया क्लेम, ठीक है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या किया, वेरीफाई किया क्लेम, फिर क्या किया, डिटरमाइन किया फाइनेंशियल पोजीशन, फिर इन्होंने क्या किया, किसने किया, इंटरिम प्रोफेशनल ने क्या किया, कंस्टिट्यूट किया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर कंप्राइजिंग ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, जो डायरेक्ट पैसा में लोन वोन लेते हैं, इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं आता सर, ओनली क्या आता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक अनाउंसमेंट से क्लेम गया, क्लेम से क्रेडिटर्स का द्वारा क्लेम आया, सबमिट हुआ, इंटरिम प्रोफेशनल ने क्या किया, वेरीफाई किया क्लेम को, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और फिर डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन किया, फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कंस्टिट्यूट हुआ। और याद रखना, जैसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट हुआ ना, 7 दिन के अंदर एक सीओसी की फर्स्ट मीटिंग होगी। सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने दिन के अंदर सीओसी की फर्स्ट मीटिंग होगी? सर कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, मान लो इसके अंदर 150 लोग आए, तो 150 लोग का जिस दिन कंस्टिट्यूशन कमेटी ऑफ क्रेडिटर बन गया ना, यहाँ से 7 दिन के अंदर एक सीओसी की मीटिंग होनी है। सब विद इन 7 डेज, हो सके 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, और फर्स्ट मीटिंग करवाना ही करवाना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, जो 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 एक्स्ट्रा होगा मैं लिखा दूंगा एज ए समरी नोट्स है, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत है, ठीक है। सुनो, लिख लो, अ पर्सन, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा डिटेल में जाएगा, तो आराम से करना, क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, अच्छे से होगा आपका, ठीक है। ए पर्सन हु फेल्स टू फाइल क्लेम सो दे कैन फाइल क्लेम with IRP on or before 19th date from ICD, ठीक है। जिस दिन से आपका कमेंसमेंट डेट चालू हुआ ना, मान लो किसी ने क्लेम वेरीफाई करने के लिए भूल गया, मान लो कोई आउट ऑफ स्टेशन था, उसको ध्यान नहीं था पब्लिक अनाउंसमेंट पढ़ के, बट वो भूल गया, तो उसके पास मैक्सिमम टाइम क्या है सर, 90 डेज। जिस दिन मान लो आपका क्लेम एक्सेप्ट होता है ना, जहां से आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट चालू होता है ना, वहां से मान लो सबने क्या किया, 20 दिन के अंदर डाल दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ उसके 20 दिन के अंदर डाल दिया, बट एक भाई साहब थे वो फॉरेन घूम के आए, उनको पता चला यार एक तो कंपनी का सीआरपी चल रहा है, ये आए और पता चला 70 दिन ही हुआ था अभी तक, तो दे सकते हैं। सर 90 दिन हुआ तो दे सकते हैं। सर 90 दिन 91 दिन हो गया तो नहीं, तो लास्टली 90 दिन का मौका है भैया, जिसका भी आपका क्लेम छूट चुका है ना, अपना आके 90 दिन तक अंदर अंदर आके अपना क्या क्लेम दे देना, एमसीक्यू बनने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सर देखो ये क्या है। सर देखो हमें पता है कि अभी सारा काम कौन कर रहा था, आईआरपी कर रहा था, बट आईआरपी क्या होता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जैसे इंटरिम रिपोर्ट होता है ना फाइनल रिपोर्ट से पहले, वैसे ही आरपी रेजोल, अब ये क्या हो जाएगा, अब आएगा आरपी। तो हो सके तो ये दोनों ए और ए भी हो सकता है, या मान लो आईआरपी और आरपी अलग भी हो सकता है, मान लो ये ए था तो ये बी भी हो सकता है। तो सुनो क्या होता है, सीओसी बना, हमें पता है कि सीओसी कौन बनाता है, आईआरपी बनाता है, बेचारा आया सीओसी आईआरपी बनाया, फर्स्ट मीटिंग हुआ कितने दिन में होता है, 7 डेज में, फर्स्ट मीटिंग में हमने पीछे देखा। अब इसी फर्स्ट मीटिंग में सबसे पहला काम क्या करना है ना, आरपी अपॉइंट करना है। तो या तो यही आईआरपी आरपी हो जाएगा, नहीं तो यही आईआरपी को हटा के एक नया आरपी आएगा। तो ठीक है, तो सुनो फर्स्ट मीटिंग में सबसे पहला काम क्या होना है, मेजोरिटी वोटिंग नॉट लेस देन 66%। सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि 66% से ज्यादा नहीं सर, 66% भी चलेगा, ठीक है। तो नॉट लेस देन 66% कम नहीं हो जाए, 66% का वोटिंग है चलेगा। तो देखो सीओसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बने, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, मेजोरिटी वोट 66% या उससे ज्यादा लोगों ने क्या किया, अपॉइंट आईआरपी एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब इसी आईआरपी को क्या किया, एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया, मतलब आईआरपी से आई हटा दिया और यही हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया। तो आईआरपी आता है पब्लिक अनाउंसमेंट सीओसी कंस्टिट्यूट करने के लिए। तो यही लोगों ने क्या किया, इसको यही लोग अच्छा लगा, एक का काम अच्छा लगा, तो एक को ही क्या कर दिया, आईआरपी बना दिया, ठीक है। या तो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्या किया, रिप्लेस कर दिया आईआरपी बाय अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसको रिप्लेस कर दिया, जैसे ए को रिप्लेस करके बी लाना था इनको, ठीक है। तो दोनों केस हो सकता है, ठीक है। सुनो अगर मान लो सेम ही बंदा है तो कोई बात नहीं, 66% वोट से क्या किया तुमने, इसको आरपी बना दिया, और कम्युनिकेट करना है कॉर्पोरेट डेटा सीडी
उसी आईआरपी को कि भैया तुम अब आरपी बन चुके हो, और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो आपका एनसीएलटी है, तो तीन लोगों को कम्युनिकेट करना, जिसपे आईआरपी हो रहा है, सीआरपी हो रहा है, या जो बंदा है मिस्टर ए उसको भी कम्युनिकेट करो, सीडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर को कम्युनिकेट करो, और आपका एनसीएलटी उसको भी कम्युनिकेट करो। कब? जब 66% वोट हो जाए। अब भैया हमने ना मिस्टर ए का काम पसंद नहीं आया था, हमें इसको रिप्लेस करना है, तो हम कहाँ एप्लीकेशन लेके जाएंगे? एप्लीकेशन प्रोपोजिंग रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। भैया एनसीएलटी एनसीएलटी कौन लेके जा रहा है सर? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स 66% वोट कर बोले कि हमें इसको चेंज करना है, अच्छा नहीं है। तो एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी ने बोला बोर्ड के पास, जो आईबीबीआई बोर्ड होता है ना, ये लेता है 10 दिन का टाइम। अब इसमें कंफर्म करता है कि हाँ अब बी आएगा, बी आपका काम करेगा। बट सर मान लो बोर्ड ने 10 दिन में टाइम में नहीं कंफर्म किया, तो कोई बात नहीं, आपका जो ए है ना वही काम करेगा जब तक बोर्ड आपका नाम नहीं नया दे दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, जब आपको रिप्लेस करना है ना, तो आप एनसीएलटी पास गया, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी लिख के ना, एनसीएलटी लिख के मत आना, ए लिख के आना। ए कहाँ जाएगा? बोर्ड के पास जाएगा। बोर्ड क्या करेगा? 10 दिन का टाइम लेगा। इफ बोर्ड ने नाम बता दिया कि हाँ अब बी आने वाला है आपका आरपी, तो ठीक है, नहीं नाम बताया तो भैया आपका जो ए है ना वही अभी काम करेगा जब तक नया आरपी नहीं आ जाए। ठीक है, तो तब तक ए काम करेगा। अब कितना भी हटा लो, ए नहीं हटने वाला, तब तो आरपी आईआरपी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना आईआरपी कंपनी काम नहीं चल सकता है। ठीक है, इफ नॉट कंफर्म मतलब बोर्ड ने कंफर्म नहीं किया, तो आईआरपी टू कंटिन्यू टिल बोर्ड कंफर्म। तो आरपी आईआरपी क्या रहेगा? चलते रहेगा जब तक बोर्ड कंफर्म ना कर दे। जिस दिन बोर्ड कंफर्म कर दिया मिस्टर बी आ चुके हैं, ये हट चुका रहेगा। ठीक है, अब सर सेक्शन नंबर 23 क्या बोला है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट सीआईआरपी। अब भैया देखो यहाँ पे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हट चुका है, मतलब यहाँ पे कौन आ चुका है? आरपी। अब बोल रहा है कि आरपी तुम्हें ही क्या करना है? अब पूरा सीआईआरपी कंडक्ट करना है। मतलब आईआरपी तो क्या किया? आईआरपी ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया था, आईआरपी ने क्लेम वेरीफाई किया, आईआरपी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, आईआरपी ने फर्स्ट मीटिंग करवाया। अब फर्स्ट मीटिंग में आईआरपी क्या हो गया? आरपी में कन्वर्ट हो गया, या तो नया आईआरपी आ गया। अब जो नया आरपी है ना, ये सारा प्रोसीडिंग्स यही करेगा फिर आगे का, मतलब इसकी बस सफर यहीं तक थी। अब हमें छोड़ के चले जाओ भाई, बहुत याद आओगे। या तो तुम ही आदमी बन जाओगे आरपी, या तो तुम जाओगे, एक नया आदमी आएगा। तो अब ये जो आरपी रहेगा ना, आरपी वाला पोस्ट वाला, यही पूरा कंडक्ट करता है सीआईआरपी। अब सुनो, सब्जेक्ट टू 27 रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी। ठीक है, ध्यान देते हुए, आरपी टू कंडक्ट सीआरपी, जो आरपी है ना वही कंडक्ट करेगा सीआरपी एंड मैनेज ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो भी कॉर्पोरेट ऑपरेशन वही मैनेज करेगा। आरपी टू कंटिन्यू टू डू सो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सीआरपी अंटिल एन ऑर्डर इज पास बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब जब तक लिक्विडेशन का ऑर्डर ना आ जाए तब तक आरपी क्या करेगा? काम करते रहेगा। ठीक है, पावर्स एंड ड्यूटीज, जैसा आईआरपी का पावर था वही सेम पावर्स एंड ड्यूटीज आरपी करेगा, वो भी क्लेम वेरीफाई करेगा, सब कुछ चेक करेगा। आईआरपी टू प्रोवाइड ऑल रिकॉर्ड्स, अब मान लो आईआरपी मिस्टर ए था, अब आरपी जो था ना रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बी है, तो ये आईआरपी को ना सारे रिकॉर्ड्स बी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये नहीं बोल सकता कि मेरे रिकॉर्ड्स, ऐसा नहीं, आईआरपी आपको सारे रिकॉर्ड्स बी को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आईआरपी टू प्रोवाइड ऑल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटा, जो भी, अब ये नहीं कि अपने घर के कागज की इन्फॉर्मेशन देने लगे, नहीं, जो भी कॉर्पोरेट डेटा इन्फॉर्मेशन थे ना सब इसको बी को देने हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से लिखना। कुछ देखो समरी नोट्स को मैं समरी बनाया हूँ, बट कुछ पे कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है जो उसमें नहीं लिखा है, तो वो सुन लो। सुनो, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में क्या होते हैं? जो आपका सीओसी बनता है ना, इसमें क्या क्या होता है लिखवा देता हूँ। ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होता है सर? इसको मैं रब करके लिखवा ही देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे ना लिखवा देता हूँ। सीओसी में क्या होता है? ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, नो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होता है। ठीक है, और आपका जो सीओसी में क्रेडिटर्स है ना, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सीओसी में सब फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, पैसे वाले क्रेडिटर होंगे, ऑपरेशन क्रेडिटर नहीं होंगे, और क्रेडिटर जो है ना आपका रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। थर्ड सुनो, इफ लोन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, इफ लोन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एज पर एग्रीमेंट, ऐसा कुछ हुआ कि आपका लोन कन्वर्ट होकर इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, देन हम फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लेंगे उसको। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है चल तू फाइनेंशियल क्रेडिटर, कोई बात नहीं, तू इक्विटी में कन्वर्ट हो गया एज पर एग्रीमेंट, बट तू हमारे लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेगा। ठीक है, इफ कंपनी में इफ नो फाइनेंशियल क्रेडिटर, देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, जो हमने देखा है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं कंपनी, मतलब कोई डायरेक्ट लोन नहीं था, देन सीओसी में कौन लोग होंगे? सीओसी में क्या होंगे? 18 टॉप वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर है, मान लो जिसने गुड्स गुड्स दिया, तो उसमें टॉप 18 वाले, मतलब टॉप जिसने 2 करोड़ दिया, 4 करोड़ दिया, 6 करोड़ दिया, तो टॉप 18 वैल्यू वाले देख लेंगे, वो लोग टॉप 18 वाले ऑपरेशन क्रेडिटर रहेंगे। प्लस एक क्या रहेगा? एक रहेगा वर्कमैन, या मैं बोलूँ वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव, प्लस अगर मैं बोलूँ एक रहेगा एम्प्लॉय। ठीक है, एक रहेगा एम्प्लॉय। ठीक है,
तो एक वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक रहेगा हमारा एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अगर नहीं है फाइनेंशियल क्रेडिटर तो टॉप 18 हमें वैल्यू वाले, टॉप 18 वाले वैल्यू वाले हमें ऑपरेशन क्रेडिटर लेना है, प्लस एक वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक एम्प्लॉय रहेगा। ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस हाई है, मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव घूमते हुए, ठीक है। अगर एफसी के फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहेगा। सर कंपनी में मान लो, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिट एंड ऑपरेशन विद बोथ। देखो मान लो कि अगर किसी ने कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिट भी दिया हुआ है कंपनी को और ऑपरेशनल क्रेडिट भी दिया हुआ है, तो हम सर फाइनेंशियल क्रेडिट तक ही लिमिट में उसको मानेंगे, ठीक है। ऑपरेशन क्रेडिट का लिमिट में उसको काउंट नहीं करेंगे। सर वोटिंग का कैसे होती है, वोटिंग राइट कैसे जुड़ता है, देखो ये सब एडिशनल पॉइंट्स है। वोटिंग राइट कैसे जुड़ता है, जैसे मान लो कंपनी का टोटल वोटिंग, टोटल डेट 1000 करोड़ है और किसी बंदे ने 20 करोड़ दिया, तो इसका वोटिंग राइट कितना होगा सर, 20 डिवाइड बाई 1000 करोड़, जस्ट लाइक 2%, ठीक है। तो उसका वोटिंग राइट क्या होगा इस बंदे का, 2% होगा, समथिंग ऐसा ही है, 20 है ना, 2% वोटिंग राइट होगा। तो वोटिंग राइट आपको वैल्यू के हिसाब से दिखना पड़ता है, ना कि आदमी के हिसाब से होता है। तो ये सारे पॉइंट्स में लिखवा दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ सर, और एक और चीज लिख लो, देखो लिख ही लो यहाँ पे, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लो, जो एग्जाम आने वाला है दिमाग में बैठ जाएगा। सर सुनो, और क्या होता है जो आपका, क्या मैं बोल रहा हूँ, आपका जो आरपी आरपी होता है ना, उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, कंडीशन सुनो। सर उसको 149 सबसेक्शन 6 में इंडिपेंडेंसी का फॉलो करना पड़ता है। जो भी इंडिपेंडेंसी का फॉलो दिया हुआ है ना, कि आप रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, आपकी एमपी नहीं होनी चाहिए, आप ये सब नहीं होनी चाहिए, तो 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंस वाला को फॉलो करना पड़ता है। नॉट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर, भैया अगर आरपी अगर कॉर्पोरेट डेटर रिलेटेड हो गया भैया उसके लिए काम करेगा, ठीक है। नॉट पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑडिटर फॉर्म, ऑडिटर फॉर्म और कॉस्ट ऑडिटर फॉर्म, ठीक है। बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से है। कॉस्ट ऑडिटर फॉर्म इन लास्ट 3 फाइनेंशियल, मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में ना तो आप उस ऑडिटर फर्म में पार्टनर हो, ना उस ऑडिटर फर्म में एम्प्लॉय हो, ना उस ऑडिटर फर्म के ओनर हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और कॉस्ट ऑडिटर फर्म या ऑडिटर फर्म जो सी ऑडिटर फर्म होता है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब ना तो आप लीगल कंसल्टिंग ऑफ फर्म हो, ठीक है। अगर आप लीगल कंसल्टिंग ऑफ फर्म हो और आपका 5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, मान लो कॉर्पोरेट डेटा का टर्नओवर 1000 करोड़ है और आपका फीस आ रहा है सर 1000 करोड़ का 5%, मान लो आपको 50 करोड़ रुपया उससे आ रहा है ना, कोई लीगल फॉर्म है उसको 50 करोड़ कॉर्पोरेट डेटा से आ रहा है ना, ठीक है। तो दिक्कत आ जाएगा इन लास्ट 3 फाइनेंशियल, ठीक है। इन लास्ट 3 फाइनेंशियल में मिला के 3 फाइनेंशियल के अंदर अगर मान लो आपको 5% से ज्यादा ग्रॉस टर्न ओवर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर आपको आ रहा है, 5% से ज्यादा, देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। आप एम्प्लॉय नहीं हो, पार्टनर नहीं हो, या मान लो कोई लीगल कंसल्टिंग फॉर्म हो और आपको फीस आ रहा है मान लो 50 करोड़ रुपीज और कंपनी का टर्नओवर मान लो 1000 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं 5% हो गया। तो 5% या उससे ज्यादा आ रहा है ना, लास्ट 3 फाइनेंशियल कोई फाइनेंशियल में अगर 5% ज्यादा आ रहा है ना, तो वही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यह मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा दिया। फाइनेंशियल क्रेडिटर वोटिंग को कैसे जोड़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो ऑपरेशन क्रेडिटर प्लस 1 वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव प्लस 1 एम्प्लॉय वाला, ठीक है। अगर कोई आदमी फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशन क्रेडिटर दोनों लिया हुआ है तो ऑपरेशन क्रेडिटर को नहीं लेंगे हम, फाइनेंशियल क्रेडिटर के वाले वैल्यू जो मान लो 20 करोड़ फाइनेंशियल क्रेडिटर है और 30 करोड़ ऑपरेशन क्रेडिटर है, तो 30 करोड़ नहीं जुड़ेंगे, ऐसे वोटिंग के लिए 20 करोड़ ही लेंगे। एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर जितना लिया हुआ उतना ही लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। मैं पूरा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो टाइम लगा रहे हो आप, तो मैं टाइम दे भी रहा हूँ आपको, ठीक है। अब तो डिटेल जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा आराम सुनना, सब कुछ कवर करवा रहा हूँ, आराम से हो जाएगा। एग्जाम बहुत पास आ चुका है तो सही रहेगा रिवाइज करने में। सेक्शन 24 मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, सर इसमें एक चीज और लिख लो। तो यहाँ पे कोरम होता है जो कि रिप्रेजेंट होता है 33%, ठीक है, ऑफ वोटिंग राइट, आइदर इन पर्सन और ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो मान लो अगर मान लो कंपनी में 100 लोग हैं, उसमें से 33 लोग नहीं आए, कोरम नहीं बन पाए, 33 लोग नहीं आ पाए, तो भैया क्या हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगा। सर यहाँ पे एडजर्न होते हुए कहाँ जाएगा सर, यहाँ पे नेक्स्ट वीक नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट डे होता है। तो यहाँ पे हर बार एग्जाम में आप पढ़ोगे, वो हर जगह पढ़ते होगे नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है नेक्स्ट डे, मतलब मान लो आज कोरम नहीं बना, 33% लोग कोरम नहीं प्रेजेंट हुए, 100 लोग थे, आइदर इन पर्सन बोल रहा हूँ, 33 मतलब 100 कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या थे, 100 लोग थे, 33 लोग आ ही नहीं पाए, मतलब 30 ही लोग आए, तो भैया कोरम नहीं बन रहा, 33% नहीं, मिनिमम 33% चाहिए, नहीं बना, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे होगा, हर जगह नेक्स्ट वीक है। तो ये सब मैं एडिशनल लिखवाते चल रहा हूँ, ठीक है। अब मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेट, देखो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आया, आरपी आया, इसने सीओसी का मीटिंग कराए, आइदर इन पर्सन या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से ऑडियो वीडियो भी आ सकता है।
वोट कैसे देगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन अकॉर्डिंग वोटिंग शेयर्स, जैसे उसका वैल्यू है उस हिसाब से वोट देगा। अब सर देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आ चुका था, मैं भी फंसा था कि नोटिस किसको किसको देना है। तो जितने मेंबर ऑफ सीओसी है, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के हर लोग को नोटिस मैंडेटरी देना है, प्लस मेंबर ऑफ सस्पेंडेड बीओडी, जो भी बीओडी को डायरेक्टर है, मान लो मिस्टर ए बी सी बीओडी में डायरेक्टर थे, ठीक है, 3 लोग डायरेक्टर थे, तो तीनों को नोटिस देना है। और ऑपरेशनल क्रिएटर वालों को भी नोटिस देना है। सर एग्जाम में आ चुका था, ऑपरेशनल क्रिएटर वाले को नोटिस नहीं किया, क्या देना है, यस देना है। और दे आर रिप्रेजेंटेड इफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ड्यूज इज नॉट लेस देन 10% ऑफ डेट। मतलब सर मान लो कंपनी में टोटल डेट 200 करोड़ है, ठीक है, और एक ऑपरेशनल क्रिएटर, ऑपरेशनल मिस्टर अमन, इसने कंपनी में 21 करोड़ का डेट, 21 करोड़ का लोन दिया था, तो कितना हो गया सर, 21 डिवाइड बाई 200, सर कहीं ना कहीं ये हो गया 10.5%। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, नॉट लेस देन, मतलब 10% से तो ज्यादा ही हो गया। सर अगर मान लो 20 करोड़ तो 20 करोड़ भी चलेगा, तो 10 मान लो सर 19 करोड़ का है तो उसको नोटिस मत देना, नोटिस की बात कर रहा हूँ, उसको नोटिस मत देना, ठीक है। अब सुनो, मीटिंग में कौन कौन बैठेगा, मीटिंग में सब बैठेंगे, ठीक है। देखो मीटिंग में फाइनेंशियल क्रेडिटर ही वोट करेगा, तो सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव भी आया, मे अटेंड, भाई तुम आओ ना हो बोर्ड मीटिंग में, तुम आओ ना हो सीओसी मीटिंग में, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और तुम्हें कोई राइट ऑफ वोट भी नहीं है, हम तुम्हें नोटिस दे रहे हैं, प्यार से नोटिस दे रहे हैं, तुम नोटिस ले लो, नोटिस देने का हक बता दिया मैंने कि सीओसी का हर मेंबर को जाएगा, ऑपरेशनल क्रिएटर हो जाएगा जो 10% ज्यादा वैल्यू रख रहा है, और हर सस्पेंडेड बीओडी के मेंबर्स को जाएगा, ठीक है। बट तुम वोट नहीं कर सकते, तुम नोटिस लो, वोट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अब्सेंस नॉट इनवैलिड, मान लो तुम अब्सेंट भी कर गए ना, ऑपरेशन क्रिएटर तुम नहीं भी आए ना, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम नहीं भी आए ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा हमारा जो सीओसी मीटिंग है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ रहेंगे। सर ड्यूटीज, अब सुनो एक चीज और लिख लो यार, देखो एक चीज और लिख लो, सुनो यहीं पे लिख लो, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दो थोड़ा एग्जाम्पल को, सुनो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, इसलिए लिखवा रहा हूँ, सुनो। पीरियड ऑफ नोटिस नॉट लेस देन 5 days, ठीक है। तो मान लो आपका 5 अक्टूबर को मीटिंग होने वाला है ना, तो कम से कम आपको 30 सितंबर को नोटिस देना है, तो कम से कम 5 दिन का तो टाइम रखना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 7 days का टाइम था ना, वैसे रखना। और सुनो, सीओसी 24 आवर से कम मत करना, मतलब आप चाहो तो लेसन नोटिस दे सकते हो, जैसे वहां पर मैंने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शॉर्टर नोटिस आता था, यहाँ भी शॉर्टर नोटिस आ सकता है, बट 24 आवर से कम मत करना, 24 आवर से कम मत कर देना, जितना इतना भी शॉर्ट मत कर देना कि वो 24 आवर से कम हो जाए, ठीक है। ऐसा मत करना कि तुम शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, मिनिमम 5 दिन का नोटिस होगा, बट तुम चाहो तो ऐसा नोटिस दे सकते हो, बट इतना कर देना कि 24 घंटे का टाइम मिलना चाहिए सामने वाले क्रिएटर्स को, ठीक है। चलो ड्यूटीज ऑफ आरपी, अब ड्यूटीज ऑफ आरपी क्या होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की आरपीस क्या होते हैं, टू प्रोटेक्ट एसेट्स, कंपनी के जो एसेट्स है ना उसको प्रोटेक्ट करना, एंड कंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न, यहाँ भी वही बात है, गोइंग कंसर्न करना मतलब प्रोटेक्ट करना है, एसेट करना है, टेक इमीडिएट कस्टडी ऑफ एसेट्स, अपॉइंट अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कन्वेइंग ऑल मीटिंग, सारी मीटिंग्स कन्वे कराने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, रिजोल्यूशन प्लान्स बनाने की कंपनी कैसे तड़ेगी चलेगी, प्रेजेंट सीडी विद थर्ड पार्टीज, सच अदर एक्शन। तो यही वही नॉर्मल चीज है कि पढ़ लेना, रीड आउट करने को इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में, सुनो। रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, अब मान लो ये बंदा मिस्टर बी, मिस्टर ए हमारे क्या थे, मान लो मिस्टर ए हमारे आईआरपी थे, हमें ये पसंद नहीं आया था, हमने उसको क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था, हमें आरपी लिया आया था मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी है ना आरपी, ये भी हमें पसंद नहीं है भैया, ये तो कैपेबल ही नहीं है, कर ही नहीं पा रहा है, तो रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, सुनो। मतलब आरपी को भी हटाओ, अब आरपी को भी हटा दो, हमें ये आरपी नहीं चाहिए, ठीक है, हटाओ, ठीक है। तो सीओसी ओपिनियन में है कि रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, तो देखो सर हर जगह वोटिंग 66% ही है, 2 जगह वोटिंग हमने अलग देखा है, चलो एक ही जगह भी देखा है जहाँ पे हमने विड्रॉ देखा था, विड्रॉ केस में क्या था 90%, बस उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 66% पे क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आरपी आरपी कन्वर्ट 66% पे होता है, याद रखना 66% इज इंपॉर्टेंट, और 90% इन केस ऑफ विड्रॉल, ठीक है। अब इनको क्या करना है, सीओसी वाले को लोग करना है, आरपी को हटाना है, तो रिप्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग आरपी विद अनदर आरपी, नेम ऑफ पर्पज आरपी, मान लो मिस्टर, यहाँ पे कौन था आरपी हमारा, मिस्टर बी था, मिस्टर बी को हटाना है, और मिस्टर बी की जगह इन्होंने क्या बोला, मिस्टर सी आएंगे, तो इसके लिए क्या करना, हमने कहा एप्लीकेशन फाइल किया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, एज्यूरिंग अथॉरिटी दैट्स नोन एज एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल कहाँ गया, बोर्ड के पास, सर बोर्ड के पास क्यों जाता है, चेक करने, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, अब सी को तो लिया है, कैसा नहीं है, सी फ्रॉड वाला बंदा है, तो बोर्ड चेक करता है, देन आरपी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 16, बोर्ड अगर बोल दिया हाँ, तो ये जो सी है ना ये अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आरपी को भी चेंज करवा सकते हैं 66% वोट के साथ, नेम भी प्रपोज कर सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रिटी नहीं होगा पुराने वाले पास, एक्सपर्टाइज नहीं होगा, इसलिए हम नए वाले को ला रहे हैं, बट नए वाले ला रहे हो तो एनसीएलटी पास जाना ही पड़ेगा, और एनसीएलटी आपके पास बोर्ड के पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चेक करना होता है बोर्ड को, ठीक है। तो where any disciplinary proceedings are pending against proposed resolution professional,
देन जो आपका आरपी है मिस्टर बी, वो अब कंटिन्यू कर सकता है। मान लो कि मिस्टर सी ने आपने मिस्टर सी का नाम लाया, अब मिस्टर सी बोर्ड के पास गया, बोर्ड ने बोला यार मिस्टर सी ने फ्रॉड किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रपोज्ड आईआरपी जो आपने नया लाया ना उसके पास क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, तो भैया मिस्टर बी क्या करेगा, अभी कंटिन्यू करेगा, फिर बी नहीं हटा नहीं सकते तुम आप, ठीक है। तो सी अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है तो बी कंटिन्यू करेगा। सर 28 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि देखो हमने क्या बोला, आरपी बस पावर है, बट सब पावर नहीं है आरपी पास। आरपी को हर कोई कुछ कुछ बातें, जो ये बातें लिखी गई ना, कुछ कुछ बातें सीओसी से पूछनी होगी। सीओसी क्या होता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जहां पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। सर कौन कौन सी बातें, सुनो। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो हमारा आरपी है, जो ऊपर एग्जाम्पल मिस्टर बी है, वो मीटिंग ऑफ सीओसी करेगा और टेक अप्रूवल ऑफ सीओसी, मतलब कब कब लेगा, 66% वैल्यू से लेगा टेक अप्रूवल ऑफ सीओसी, कब कब लेगा, सुनो। यहाँ पे लिखता हूँ आई आई एस सी, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको देखो मैं बता नहीं रहा हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। इसको IRCDDM, IRCDDM, इसको DDM, IRCDDM, देखो मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं करता हूँ, मैं पता नहीं शॉर्ट ट्रिक दिमाग नहीं है, बस इतना याद रखना कि बस एक ऐसे लिख लो इसको IRCDDM, तो तुरंत आपको नाम याद है। आई से क्या होगा, अगर कोई इंटरिम फाइनेंस कर रहे हो तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर से पूछ के करना, जब कमेटी को 66% से हाँ बोलते हैं तभी कोई इंटरिम फाइनेंस कर सकते हो, आइदर बाय ऑफ डेट और आइदर वे ऑफ इक्विटी, ठीक है। या मान लो क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर एसेट्स, मान लो आपने कोई पैसा लिया, बट आप कोई पैसा ले रहे हो तो कोई सिक्योरिटी को आपको जमा करना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीओसी से, ठीक है। मान लो आप चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे हो, अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो भैया सीओसी से अप्रूवल लो। चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट, ओनरशिप में चेंज कर रहे हो भैया, जो कंपनी ओनर है उनको ही कुछ चेंज हो रहा है, आरपी चेंज करवा रहा है, तो भैया ऐसे नहीं कर सकता, आरपी सब पावर तुम्हारे पास नहीं है, ये सारे पावर्स सीओसी पास वेस्ट करते हैं, ठीक है। गिव इंस्ट्रक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स को बोल रहे कि भैया हमें इतना लोन दो, तो भैया बैंक के पास इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हो ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो भैया सीओसी का अप्रूवल लेके जाना, ठीक है। सर आर फॉर क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस कर रहे हो तो भैया सीओसी से पूछ के जाना, ठीक है। अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट लाइक एमओए एओए, एमओए एओए में कुछ चेंज कर रहे हो तो अपना सीओसी से पूछ के आना, अदरवाइज डिलीगेट कर रहे हो अपना पावर। मान लो कि आरपी क्या बोला, थक गया ये तो मिस्टर बी थक गए, मिस्टर बी बोले मेरे जगह कुछ ई आएगा, तो डिलीगेट किया ना पावर, तो डिलीगेट कर रहे हो तो भैया सीओसी से पूछ के डिलीगेट करना। डिस्पोज कर रहे हो शेयर्स कंपनी के, तो सीओसी से पूछ के करना। एनी चेंज इन मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मान लो 4 डायरेक्टर एक को हटा रहे हो तो सीओसी से पूछ के हटाना। ट्रांसफर राइट ऑफ फाइनेंशियल डेट्स, ट्रांसफर कर रहे हो डेट फाइनेंशियल डेट, तो सीओसी पूछे करना। या मेन एनी चेंज अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था 50 लाख का सपोज मिस्टर डी से, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, चेंज कर रहे हो, डी को छोड़ के ई कर रहे हो, तो भैया सीओसी से पूछे करना। तो इसको से क्या हो गया, आई से क्या हो गया इंटरिम फाइनेंस, एस से क्या होगा सिक्योरिटी, सी से क्या होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, ओ से क्या होगा ओनरशिप, तो इसको कर रहे हो तो भैया सीओसी से पूछे करना। फिर आईआरसीटीसी होता है ना, तो आईआरसी से याद रखना। आई फॉर क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आर फॉर क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सी फॉर क्या हो गया, कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट। इसको आईआरसीटीसी टिकट बुक करना, ठीक है। इसको आईआरसीटीसी होता है ना, तो आईआरसीटीसी याद आ गया, आईआरसी से टिकट बुक करना है। तो किसके लिए टिकट बुक करना है, डीएम के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए टिकट बुक करना है। डी फॉर क्या होगा, डिस्पोज ऑफ शेयर्स, डी फॉर क्या हो गया, चेंजेस मैनेजमेंट, ठीक है। और एम फॉर क्या हो गया, मेक चेंज इन अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो यार इसको, तो ये तो ये सब एक बार पढ़ लोगे ना दिमाग में आएगा। अच्छा मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि आरपी ने गया, आरपी ने क्या किया, ओनरशिप में चेंज कर दिया, और ओनरशिप में चेंज किया तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का ना अप्रूवल नहीं लिया, तो क्या होगा, तो भैया इफ दिस एक्शन इज विदाउट कमिटी ऑफ अप्रूवल, तो भैया तुम्हारा वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, मतलब तुमने जो भी किया ना सब हो जाएगा पानी में, मैं पानी पानी, ठीक है। तो सब क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो सीओसी, और सीओसी क्या करेगा, वॉइड तो हो ही जाएगा, सीओसी रिपोर्ट करेगा ऑफ आरपी टू बोर्ड, भैया बोर्ड को बोलेगा भैया कैसा तेरा आरपी है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, बोर्ड को बोलेगा भैया इस पे एक्शन लो, मेरे से पूछे बिना ये सारा काम कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, इतना पावर नहीं दे रहे हम, ये सारे काम के लिए हमसे पूछना पड़ेगा। इसको आईआरसी से डीएम के लिए टिकट बुक करना है, तो इतना याद रखना, ठीक है। इसको आईआरसीटीसी से डीएम के लिए, डीडीएम के लिए बुक करना है टिकट, ठीक है। अब सब देखो मेरी हो रही है तबीयत खराब, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सुबह, टेंशन मत लेना। देखो मैं करवा दूंगा, इतना टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कल सुबह सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन आपको वीडियो आ जाएगा। अब क्या है प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। सर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, मैं बोला फंसना मत सर, दो चीज होता है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, जो आपका क्या होता है यहाँ पे लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स, लोन के सारे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होते हैं। अभी होता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, सुनो। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो क्या करेगा, प्रिपेयर करता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि क्या होता है मतलब इसका, इसमें क्या होता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जस्ट लाइक आपके फाइनेंशियल पोजीशन, आपके इंपॉर्टेंट रेशियोज,
आपके अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन होते हैं एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड ने जैसा बताया उस हिसाब से आपने क्या क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बनाया, डेट इज इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया। फॉर फॉर्मुलेटिंग रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है सर? सारा खेल तो इसी का है। इसी प्लान के अनुसार तो कंपनी क्या करती है, तरती है, मतलब चलती है। क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान नहीं बनाना तो कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे रेजोल्यूशन प्लान कौन बनाता है। तो ड्यूटी है आरपी का टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू रेजोल्यूशन अप्लीकेंट। सर रेजोल्यूशन अप्लीकेंट क्या होता है? जो रेजोल्यूशन प्लान बना, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, ये सब एप्लीकेंट हो गया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लोग, तो उसको क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है ना, उसको एप्लीकेशन दे सकता है, क्योंकि यही लोग तो रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, जो कि फिर आरपी क्या करता है, कंफर्म करवाता है एनसीएलटी से। तो फाइनेंशियल क्रिएटर वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं, तो आरपी आया, आरपी बोला कि भाई एक काम करो, बैठे हुए हो तुम, रेजोल्यूशन प्लान बना रहे हो, तुम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो, एक काम करो, मैंने है ना इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जहाँ पे बहुत अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का, इसको बेसिस पे लेते हुए क्या करो, रेजोल्यूशन प्लान बनाओ। ठीक है, लेकिन याद रखना ये सब जो कर रहे हो ना, याद रखना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बोला कि कौन बोल रहा है, आरपी बोल रहा है उस रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशन क्रेडिटर होगा उनको बोल रहा है तुम्हें लॉज को फॉलो करते करना, तुम्हें कॉन्फिडेंटली को ब्रेक नहीं करना। मान लो तुमने किंगफिशर का कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बनाया, तो ये नहीं करना है कि तुम्हें जियो वाले अंबानी जी को बताना है कि किंगफिशर पास ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ऐसा रेशियो है, ऐसा मत करना। कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करना, ब्रीच मत करना, और इनसाइडर ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी ऑफ सीडी, जो भी इंटेलेक्चुअल राइट है इंटेलेक्चुअल एसेट्स वे में है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी गुडविल को खराब मत करना है, और नॉट टू शेयर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना, जो कि बोलता है ऊपर वाले बात, कॉन्फिडेंशियलिटी कोई बात करता है, अनलेस अबव टू कंडीशन कंप्लाई विद। ठीक है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मींस एनी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब जो ये प्लान बनने वाला है ना, इसी प्लान की वजह से तो कंपनी क्या करती है, तरती है, क्योंकि ये प्लान नहीं बना ना तो कंपनी मर जाएगी। ठीक है, सच एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा डिस्प्यूट्स, क्या क्या डिस्प्यूट है, तो अगर मान लो ये सब आउटसाइडर को मिल जाएगा तो फायदा उठा सकता है। यही बोलता है आरपी कि भैया तुम दो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, पर याद रखना वो लोग कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करे, ये सब चलेगा। ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्लास में कल करता हूँ। ठीक है, थोड़ा गला में दिक्कत हो रहा है, टेंशन मत लो, आधा घंटे का क्लास और बचा है। आईआरपी के लिए तो पीपीआरपी मैंने अच्छा चार्ट बना रखा है, बस उतना पढ़ लेना, हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।